Assalamualaikum. Good morning everybody. And what a happening weekend it turned out to be. आपको याद है ना कि जुमे को वो जो मीटिंग होनी थी बर्गन स्टॉक में और फिर नहीं हुई और हमें समझ नहीं आई थी अब आगे जाके क्या होगा, लेकिन वो फाइनली मीटिंग संडे को हो गई and it went on for hours. So we'll give you details on that. It did go on for hours और उससे पहले के जो मनाज़र हैं पूरी दुनिया ने देखें और पाकिस्तान की सालसी जिसे कहते हैं ना उस पर मोहरे तस्दीक भी सब्त हुई। right. फिर पूरी दुनिया से सराहा भी गया और जो इन्वॉल्व्ड पार्टीज़ हैं उनका जो ग्रैटिट्यूड है और उनका जो रवैया है और जो तशक्कुर का इजहार जिस अंदाज से वो कर रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप, सर्टनली बाज़ मोमेंट होते हैं जिसमें हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करना चाहिए, हमें होता है। एंड दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स जहाँ पे हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी होने पर फख्र है कि हमने दुनिया में अमन कायम करने के लिए, एक जंग खत्म कराने के लिए, जिंदगियां बचाने के लिए ये कोशिश की और ये कोशिश कर रहे हैं। The world is a witness to it. इतने महीनों से ये देख भी रहे हैं। बर्गन स्टॉक से मुस्बत खबरें जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है। टेक्निकल मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गन स्टॉक जो है रिजॉर्ट उस पर जारी रहेंगे, यानी दिस इंटायर वीक दे विल गो ऑन। ईरान अमेरिका के दरमियान टेक्निकल मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की सालसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक कमेटी सी बन गई है। फिर ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, नाकाबंदी उठा ली गई है, कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना था कि हतमी माहदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर बातचीत की गई है। बातचीत में दूसरे फरीक की जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से मुताल्लिक अच्छी पेशरफ्त हुई। फरीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ भी कर लिया है, पर्टिकुलरली लेबनान के मामले पर। हतमी माहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर लिया गया है। आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम कर दी गई है। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कन्फ्लिक्शन सेल कायम किया गया है, उस पर इत्तफाक हो गया है। डी कन्फ्लिक्शन सेल में लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। बिल्कुल जी, सालिस ममालिक मुज़ाकरात तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। और कतरी वजारत ख़ारजा के बयान में ये भी कहा गया है कि एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग जो है वो ग्रुप्स वो तश्कील दिए जाएंगे और ऑफ कोर्स उस पर भी बात होगी। तो हर चीज़ जिस पे बातचीत होनी है, सारे जो नुकात थे, जो पॉइंट्स थे, हाउ दे आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड, उस पर अग्रीमेंट ऑफ सॉर्ट्स हो गई है। हमारे ये अग्रीमेंट या मुश्तरका एलामिया जो सालिसों के सामने आया और इत्तफाक राय हुआ, ये इतना आसान नहीं था। इससे पहले अगर हम एक डेढ़ घंटा हो गया ना इसको आए हुए, इससे पहले हम 7-8 घंटे की बात करें तो बहुत सी इत्तलात ऐसे आ रही थी जिससे यही पता लग रहा था कि यू नो इट कैन गो ईदर वे। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद है बर्गन स्टॉक से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही डॉक्टर जमील अहमद खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। अयाज से सबसे पहले हम जानते हैं, अयाज ज़ाहिर है वफूद आ गए पाकिस्तान और कतर की सालिसी के किरदार को सबने देखा, सराहा भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि ऐसी इत्तलात भी आ रही थी बीच में कि ईरानी वफ्द वॉकआउट कर गया है। ज़ाहिर है बीच में सदर ट्रंप के बयानात माहौल को ख़राब करने के लिए काफ़ी होते हैं। देन हाउ डिड थिंग्स वर्क आउट? एक बहुत मैराथन तकरीबन कोई 48 घंटे से समझे हम भी अभी तक इस चीज़ को कवर भी कर रहे हैं। जब से ये मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है उससे प्री के वो आ रहे हैं, उस आवाज़ नहीं आ रही। अयाज अब जी अभी आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आ रही है यार, जी अयाज बोलिएगा। हाँ जी सॉरी। अभी जिस तरीके से मैं आपको बताता जाऊं कि जिस तरीके से ये जब 19 तारीख को होने थे और उसके बाद फिर लबनान के ऊपर हमला हुआ इसराइल का, और उसके बाद फिर एक वायलेशन हुई इसी जो एग्रीमेंट हुआ था, यानी जो 14 नकाती MOU साइन हुआ था, उसमें जंगबंदी की बड़ी अहम शिक थी और उसमें खाली ईरान नहीं था, उसमें लबनान शामिल था। ईरान ने एम्फेसाइज हर दफ़ा किया कि इसमें लबनान शामिल होगा। उसके बाद फिर ये 19 तारीख को जो यहाँ पर मीटिंग होनी थी, जो कि अब कल हुई है, उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो मालूम होता है कि मीटिंग ही जो है वो पोस्टपोन होगी, अब मीटिंग नहीं होगी। उसके बाद फिर डेडलॉक की सी कैफियत थी और उसके बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले करते हुए, पाकिस्तान की लीडरशिप है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी,
एकदम फिर उन्होंने पूरी एफर्ट की और उसके बाद फील्ड मार्शल के राब्ते हुए ईरानी लीडरशिप के साथ, फिर उन्होंने मोहसिन नकवी को भिजवाया। ये पस मंज़र इसलिए बता रहा हूँ कि ये बयान करने में बड़ा ईज़ी है, मैं क्विकली बता रहा हूँ ये हुआ, लेकिन ये पूरा एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दरकार होती हैं। आपने दो अफ्रीकैन को एक अननेचुरल अलायंस के लोग जो 47-48 साल से कभी ज़िंदगी में एक दूसरे के सामने नहीं बैठे, आप उनको एक मतलब फिर इकट्ठे कर रहे हैं। एक दफ़ा आपने इस्लामाबाद में इकट्ठा किया, दूसरी दफ़ा यहाँ इकट्ठा करने ला रहे थे, और उसके अंदर फिर एक मिसट्रस्ट, एक ट्रस्ट डेफिसिट की फ़ज़ा थी, और वो एक एतबार किसी किस्म का वो इस हवाले से करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद फिर डेवलपमेंट ये होती है कि मोहसिन नकवी वहाँ मौजूद होते हैं, और एक मरतबा फिर 21 जून की तारीख तय होती है, और 21 जून की जब हम यहाँ मौजूद थे तो फिर ये लीडरशिप आना शुरू हो गई। अमेरिकन के वफ्द भी यहाँ पहुँच गया, ईरानी वफ्द भी पहुँच गया, पाकिस्तानी वफ्द भी पहुँच गया, कतरी वफ्द पहले से अपनी इस रिजॉर्ट के अंदर जो है, क्योंकि ऑन बाय द कंपनी कतरी लोग हैं, उनका ये अपना रिजॉर्ट है, तो वहाँ पे पहले से मौजूद थे। उसके बाद जब ये अब्दुल्ला कल ये मुज़ाकराती अमल से पहले मुलाकातें थी जो आप दिखा भी रहे हैं, इस मुलाकात के अंदर बड़ी गर्मजोशी दिखाई गई, और जेडी वैंस ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ना सिर्फ शहबाज शरीफ की तारीफ़ें की, बारहा फील्ड मार्शल की तारीफ़ें भी की, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ पर भी जो है वो तमाम मुलाकाती अमल को आगे बढ़ाया। और साथ ही किसी जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के रोल के हवाले से जेडी वैंस से बात की, उन्होंने कहा कि आई लव पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ी एफर्ट होती है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कि एक मुल्क का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है आई लव पाकिस्तान। उसके बाद जब ये मुलाकात खत्म होती है तो फिर एक अहम मुलाकात जो ईरानी वफ्द के साथ पाकिस्तानी वफ्द की होती है, कि वो भी हमने उसको खुद विटनेस किया। अब्दुल्ला उस कमरे के अंदर मैं खुद मौजूद था, हमने देखा बहुत ही गर्मजोशी थी। और मैं कल से अपने इसी रिपोर्ट में बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ मिल रहे हो, किसी घर में भाई के साथ मिल रहे हो, या किसी रिश्तेदार के साथ मिल रहे हो। इतना उसके बाद क्या हुआ? अयाज जाहिर है उससे पहले मीटिंग कैंसिल हो गई थी, फिर वजीर दाखिला गए, फिर ईरानी लीडरशिप भी मानी, अमरीकी भी आ गए, गर्मजोशी हो गई, फोटो ऑप्स भी हुए, मतलब हमने देखा एंड हमने जाहिर है हम वी रियली एंजॉयड एंड लव्ड इट कि जिस तरह पाकिस्तान को सराहा किया। उसके बाद एक मौका फिर आया जब लगा कि यहाँ से मामला बिगड़ गया है, वहां से बताइए। अब्दुल्ला एक चीज वहां से मैं बताता हूँ, एक इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर ना एक चीज मिस होगी। एक फैमिली फोटो होना था, जितने पार्टिसिपेंट थे वो फैमिली फोटो नहीं हुआ जी, वो नहीं, ईरानी इसके लिए रेडी नहीं थे, वो उन्होंने उस फोटो को नहीं होने दिया। उसके बाद जब उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जहाँ पे इब्तिदाइये में एक तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस पूरे प्रोसेस को मॉडरेट कर रहे थे, एक किस्म के हम इसको एंकर कर रहे थे, इसको लेके चल रहे थे, पाकिस्तान की कुर्सी वहाँ पे लगी हुई थी, ये भी खुशी की बात थी। उसके बाद देखा तो प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी साहब वो पहले से वहाँ आगे खड़े रहे। इस दौरान जो है वो जेडी वैंस आए, वहाँ पे वेलकम हुआ उनको। उसके बाद अब्बास सिरागची आते हैं और कान में वज़ीर आज़म की कुछ कहते हैं और वापस चले जाते हैं। उसके बाद फिर उनकी अदम मौजूदगी में मीडिया टॉक भी होती है, जेडी वैंस भी मीडिया से बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बात करते हैं। उसके बाद हमें निकाल दिया जाता है और फिर वो लोग तो जाकर मोहसिन नकवी साहब ले आते हैं और मीटिंग शुरू हो जाती है। अब आ जाए मेन बात के ऊपर। जब ये मीटिंग शुरू होती है, बेसिकली ये टेक्निकल टॉक्स तो थी नहीं, ये वो टेक्निकल टॉक्स की तरफ उसका एक मैकेनिज्म बनाने के लिए एक आला सतह का इजलास जिसको आप कह लें, कि जो टेक्निकल टर्म्स फ्रेमवर्क बनाना है उसको कैसे, वो जो 14 नकात थे उसको कैसे फिजिबल बनाया है, उसके ऊपर एक्शन कैसे होगा, उसके लिए किस किस्म का मैकेनिज्म तैयार होगा, बेसिकली ये वो प्रोसेस था। 100 मिनट तक ये मीटिंग जारी रही। उसके बाद ब्रेक आता है, इस दौरान एक ट्वीट आती है ट्रंप की, और उसके बाद फिर एक दोबारा एक किस्म की फजा वहां मौजूद होती है कि हम देख रहे होते हैं कि अभी तक कोई मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू नहीं हुआ, तो इज्तनाब करता है उस, हम इसको इनकार नहीं कहेंगे लेकिन हम इसको कोई ये कहेंगे कि वो दोबारा उस प्रोसेस में जाना नहीं चाह रहे थे। पाकिस्तान के लिए फिर चैलेंज था, सबको इकट्ठा किया हुआ था। उस दौरान फिर हमने देखा अब्दुल्ला, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को, कि ये तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट थे इनके अपने अपने कैंप्स बने हुए थे, इन्हें अपने अपने रूम से जहाँ पर ये आगे बैठते थे और मुलाकातों के लिए वहाँ जाते थे दूसरे कमरों में या दूसरी जगहों पे, उसके बाद आगे फिर बैठ जाते थे। तो कभी हम देखते थे कि कभी फील्ड मार्शल जो है वो उनकी कैंप में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर यूएसए कैंप में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। इस दौरान हमने मोहसिन नकवी साहब को भी देखा, प्राइम मिनिस्टर को भी देखा। तो कल ऑन टो थी पाकिस्तानी क़यादत। हमने कुछ 6-7 घंटे अब्दुल्ला अपनी जितनी क़यादत थी उनको आराम से बैठे हुए नहीं देखा, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो फील्ड मार्शल हो, वो मोहसिन नकवी हो। और इतने ज़्यादा हमने देखा कि पाकिस्तान ने इतनी कल एफर्ट किया और फिर एक मरतबा ये मीडिया पे खबरें आनी शुरू हो गई थी कि वो इनकार कर लिया, वो चले गए, उन्होंने सामान उठा लिया।
जबकि हमें वहाँ मालूम था, हम उसको कवर भी कर रहे थे कि बेसिकली दो प्रोसेस, एक तो डायरेक्ट जो है वो मुज़ाकरात हुए जो आमने सामने थे, जो ये बीच में ये प्रॉब्लम हुई तो फिर ये इनडायरेक्टली शुरू हो गई। अच्छा एयाज, इधर आपको जरा कतर के थ्रू राइट आपको पॉज करेंगे और जमील अहमद खान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा एयाज। जी एयाज, आप हमारे साथ रहिएगा, कंटिन्यू कराएंगे आपसे। जमील साहब, वी वांट टू अंडरस्टैंड, मतलब हम वो लाइन यूज करना चाहते हैं जी, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन अभी तो एंडिंग नहीं है, अभी तो शुरुआत है। 60 दिन की ये सारी गुफ्तगू, ये सारी टेक्निकलिटीज जो हैं, एग्जैक्टली ये सब कुछ होना है। शुरुआत भी जस्ट लाइक द वॉर वेंट एंड आफ्टर दैट वो सीज फायर भी एक चलती रही, वो भी हमने बात की, आप और हम साथ मिलके इस पे बात कर रहे थे। और फिर मुज़ाकरात जो बर्कनस्टॉक में स्टार्ट हुए वो भी थोड़े से रॉकी ही रहे, मतलब एक टीम का आना, दूसरी टीम का जाना। अब जब सारे वहाँ पहुँच ही गए हैं, वी वुड लाइक यू टू कॉमेंट ऑन द फैक्ट के सदर ट्रंप को क्यों, वाई डज ही फील कंपेल्ड कि जब चीज़ें सही जा भी रही हो, इतनी मुश्किलों से ईरानी भी पहुंच गए हो वहाँ, आपके अपने वाइस प्रेसिडेंट और पूरी टीम पहुंच चुकी है, आपको इस किस्म की स्टेटमेंट्स डालने की क्या ज़रूरत है? मतलब वी वांट टू अंडरस्टैंड द साइकी बिहाइंड इट कि डू यू वांट दीज टॉक्स टू वर्क और यू डोंट वांट देम टू वर्क? ये सोचा समझा होता है या बस ये तबीयत ऐसी है जी, ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि जी वो तो ऐसे ही एरेटिक सा बिहेवियर है उनका, या फिर नहीं और दिस इज अ स्ट्रेटजी? जी, व्हाई शुड द ओनस बी ऑन द अदर पीपल टू टेक इट लाइटली कि ट्रंप तो हैं ही इस तरह, भाई क्यों कर रहे हैं वो? जी जमील साहब। जी, मधु करने पर मशकूर। और ये एक नई सुबह, नई नवीद के साथ जो एलामिया है, ये इसमें बहुत सारी चीजें इसमें मजमर हैं। आपके सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप तबियतन चलें ठीक है, तबियतन एक गैर रस्मी सदर हैं, वो ये उनकी अपने अवाम कहते हैं और उनके अपने काबरीन कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी और सियासी काबरीन भी कहते हैं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। लेकिन बहरहाल है तो वो एक पूरे दुनिया के मजबूत तरीन फौज के मजबूत तरीन सिपाही, वो चीफ कमांडर इन चीफ, मजबूत तरीन सदर। उनका ट्वीट ऐसे आ जाना, मिजाज का उसमें कितना आंसर हो सकता है? कम। ज्यादा आंसर ये है कि जो उन पर इस वक्त दबाव है, जो हिजानियत है दबाव की वजह से, वो इंसान सिर्फ इमेजिन कर सकता है। वो कैसे? वहाँ एक इजरायली लॉबी जिसका जिक्र मैं आपके प्रोग्राम में कर चुका हूँ, जिसके जिक्र पर किताबें लिखी गई हैं और साबित किया गया है कि इजरायली लॉबी व्हाइट हाउस में और बाकी तमाम इदारों में किस तरह उसने अपने आप को ताने बाने अपने बुने हुए हैं और पंजे गाड़े हुए हैं कि वो हर किस्म के फैसले साजी में असरअंदाज होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला जो किया, जिसकी वजह से ये MOU आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये आज महफिल सजी है स्विट्जरलैंड में, तो ये काफी उन्होंने गैर रवायती तौर पर ये फैसला किया है। और इस गैर रवायती फैसले में उन पर प्रेशर आया है, एक पुश बैक आया है फ्रॉम इजरायली लॉबी की तरफ से। इसलिए वो कुछ उन अपने इजरायली लॉबी के जो फाइनेंस शुदा कांग्रेस और सेनेटर्स हैं, कुछ तो उनको खुश करने के लिए, कुछ इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए, कुछ उन लोगों को खुश करने के लिए जो कि हमेशा से इजराइल की ताईद में और इजराइल के फेवर में हमेशा रहे हैं। और इसीलिए तो कहते थे वहां और अब भी कहते हैं कि इज इट इजराइल फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट। तो उसकी वजह से उन पर दूसरा प्रेशर पूरी दुनिया का, और उससे बड़ा प्रेशर की इलेक्शन हारने का, कि वो अगर नहीं इसको संभालते हैं ऐसे स्टेज पर तो नविश्ता-ए दीवार है ये कि वो मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं। जब मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं तो उनकी 25th अमेंडमेंट की इन्वोक हो जाता है, इम्पीच हो जाते हैं। इम्पीच होने के बाद इस दफा उनके अपने हाउस ने कहा है कि हम तो आपको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। कोई भी नहीं चाहेगा ये कि कलंक का टीका लगवा ले, इसलिए ये आपको नजर आ जाते हैं ट्वीट, और ये उनकी अपनी अवाम के कंजम्पशन के लिए ज्यादा है, बाकियों के लिए कम है। तो पाकिस्तान इस टाइमिंग भी तो बड़ी अहम है ना, और जो अल्फाज का चुनाव है कि 60 दिन को एज एन ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उसके बाद देखते हैं और बमबारी दोबारा हो सकती है। वो बड़ी अहम और इतनी अल्फाज का चुनाव बड़ा सख्त भी था, और जाहिर है टाइमिंग तो हम सबके सामने ही है। सेंसिटिविटीज हैं कि दूसरी पार्टी नाराज भी हो सकती है, मतलब इतनी मुश्किलों से। और अभी तो आमने सामने बैठे हुए हैं। अयाज, हम वहीं से शुरू करते हैं। 100 मिनट की मीटिंग हुई और उसके बाद ये ट्वीट आता है और हमने देखा कि रिलक्टेंसी थी फ्रॉम द ईरानियन कैंप के दोबारा एंगेज करें डायरेक्टली। आपने कहा
फिर कतरी और पाकिस्तानी मीडिएटर्स के थ्रू इनडायरेक्ट टॉक्स शुरू हुई। वो सिलसिला कितनी देर जारी रहा एंड देन व्हाट वेंट ऑनवर्ड्स? अब्दुल्ला, जब ये सेशन खत्म हुआ, ये जो हमने तकरीबन आपको बताया था कि मैं 1:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई, आप 2 बजे कर लें, उसके बाद 100 मिनट निकाल लें और तकरीबन कोई मैं कहूँगा कि उस रात गए तक फिर हम इंतजार ही करते रहे कि किस वक्त जो है वो, बल्कि हम पे बड़ा प्रेशर था ऑफिस की तरफ से भी कि भी इवन ईरानी सरकारी मीडिया चलाना शुरू हो गया था कि वो चले गए, जबकि मैं अपने ऑफिस को बता रहा हूँ भाई मैं उनके साथ बैठा हूँ, उनका स्टाफ है वो अंदर बैठे हैं, मैं बाहर कॉरिडोर में खड़ा हूँ, हमें पूरी वेन्यू की एक्सेस थी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। आई डोंट नो कि ईरानी मीडिया ने इसको क्यों इस तरह रिपोर्ट किया कि जी वो बस चले गए छोड़ के और मुज़ाकरात नहीं हो रहे और इनकार कर दिया। प्रॉब्ली उनकी अपनी ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए भी हो सकता है जी। हो सकता है कि उसका रिएक्शन हो, ट्वीट का जो उन्होंने जवाब इस तरीके से देना हो। उसके बाद फिर हमने ही खबर दी कि अब टॉक्स जो है वो सामने नहीं होंगे, बल्कि एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो सामने आएगी। और उस हवाले से फिर हम सुबह यहाँ लोकल टाइम के मुताबिक 6 बजे हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये स्टेटमेंट जारी की है और उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट थी कतर और पाकिस्तान की जानिब से, जो कि आपने उसके तमाम तर जो शिक है वो आपने खुद भी निकात पड़े हैं सारे, और उसके हवाले से फिर ये चीज़ें सामने आई। अभी तक जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं तो अभी तक वो डेलीगेशन सारे यहाँ मौजूद हैं। अब हो सकता है कि अभी थोड़ी देर रोशनी होगी है, ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे रात को जो है फ्लाई की इजाज़त नहीं होती, तो अभी अलग सुबह जो है अब टीमें यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से फ्लाई बैक करना है, तो ये जितनी लीडरशिप है ये तो चली जाएगी, लेकिन जो टेक्निकल कमेटीज़ हैं, वर्किंग ग्रुप्स हैं, वो अपना काम जारी रखेंगे। उस हवाले से इसी रिजॉर्ट के अंदर पूरे हफ्ते के हवाले से कहा गया 60 डेज के अंदर इन्होंने इस तमाम चीज़ों को वाइंड अप करना है। उसके हवाले से जैसे आपने खुद कह दिया कि वो एक कमेटी भी बना दी गई है, ओवरसी करेगी, अपना हरमस को सेफ पैसेज देने के हवाले से इसको इंश्योर किया जाएगा। फिर जो यूरेनियम के हवाले से, यानी जो उसके यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से भी बहुत सारी बात होनी है, के हवाले से है जी सारे नुकात पे बेसिकली बात होनी है। जमील अहमद खान साहब को भी बीच में कॉन्वर्सेशन में लाएंगे। अब जमील साहब, वी वांट टू फाइंड आउट कि कितना फेथ होना चाहिए इनटू द प्रोग्रेस एंड सक्सेस ऑफ द एनस्विंग टॉक्स जो अब 60 दिन जो चलेंगी बाय द टेक्निकल टीम्स। मतलब जब हमने देखा है जब लीडर्स मौजूद हों तो कितनी डेलिकेट सिचुएशन है कि उनका भी आना जाना लगा रहता है। वहाँ इजराइल ने लबनान को भी अभी तक छोड़ा नहीं है, तो लिहाजा वहाँ भी थोड़ी अटैक्स जो हैं वो तवातुर के साथ चल रहे हैं। इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन। वी वांट टू नो अ सिनारियो, कोई ऐसा सिनारियो बताएं कि जो कि बिल्कुल ही इसको डीरेल कर दे, क्योंकि ट्रंप साहब की स्टेटमेंट्स, इजराइल का अभी तक एक्शन होते रहना लबनान पे, ये तो शुरू के ही 2-4 नुकात जो है वायलेशन उन्हीं पे हो रही है। बट टू हैव फेथ एंड स्टिल कैरी ऑन विद द टॉक्स, ये मुश्किल है। अरे यकीनन ये मुश्किल तो है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल कि यहाँ तक उनको लाना था। अब यहाँ तक वो आगे हैं तो आगे मेरे मुताबिक वो उस मुश्किल से ये मुश्किल कम मुश्किल है। इसलिए कि इसमें मैं बता चुका हूं आपको कि बहुत ज्यादा प्रेशर है अमेरिका की सदर पर, और अमेरिका के सदर जब वो प्रेशर नेतन्याहू पर डालते हैं तो उन पर पुश बैक आता है अपने ही लोगों से अमेरिका के सदर पर, तो जिसकी वजह से थोड़े हचकोले आते रहेंगे। लेकिन ये पता है रिपब्लिकन्स को, क्योंकि हालात ने ये साबित कर दिया, ये जो तकरीबन 111 दिन हुए हैं, इसमें हालात ने साबित कर दिया है कि अमेरिका में क्या इसके असरात हो सकते हैं, हरमुज के बंद होने पे क्या असरात हुए पूरी दुनिया पर, लेकिन अमेरिका पर खास तौर पर, और सियासी उस पर उनका कैपिटल कितना इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से ये जो पुश बैक है उसको बर्दाश्त कर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अंदाजा ये हो रहा है सियासी कैपिटल किस बात पे ज्यादा एट स्टेक है? इस बात पे कि जंग चलती रहे या खुदा न खास्ता दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि उसका भी नुकसान है, उससे भी इनका सियासी कैपिटल लूज होगा, या फिर अभी जो आप बात कर रहे थे ये तासुर कि भाई आपने जंग कर ली और आपने जिस किस्म का मुआहिदा किया है उसमें ईरान के लिए ही सब कुछ है और अमेरिका के लिए क्या है, इस पे ज्यादा सियासी कैपिटल एट स्टेक है? जी बिल्कुल, ये बात तो वहां के एक पॉकेट ये कह रहा है कि आपने जो मुआहदा कर लिया है आपने सरेंडर कर दिया है। ये नाकदीन
डोनाल्ड ट्रंप के कर रहे हैं, तो ये उसका चौथा डायमेंशन है उनके ऊपर प्रेशर का। लेकिन ज्यादातर अफराद यही जंग के हक में नहीं थे, लिहाजा ज्यादातर अफराद इस मामले में मुतमईन है कि कम से कम इसकी वजह से गैस की प्राइसेस कम होंगी, जिंदगियां थोड़ी आसानी होंगी, जिसका कि जिक्र जेडी वैंस ने कल कर दिया कि 16 मिलियन बैरल जो है गुजरना शुरू हो गया, जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मस में से पहले गुजरता था। और डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि जी अब वो महंगाई खत्म होना शुरू हो जाएगी, तो जिसकी वजह से उनके वोटर सपोर्टर आगे जाके उसको। मैं एक आपका कलीदी नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। लबनान का आप 1-2 दफा जिक्र कर चुके हैं और तो ये मैं आपको बताऊं कि 8 नंबर पॉइंट जो है वो बिटवीन द लाइन पढ़ने वाला है एलामिया का। ये एलामिया जो है उन्होंने कहा है कि क्रिएशन of a confliction cell between the parties and Lebanon, जिसमें कि उन्होंने लेबनान में कहा है कि मीडिएटर्स वुड फैसिलिटेट, और उसको उन्होंने कहा है टू इंश्योर द टर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन। तो अमेरिका का प्रेशर अपनी जगह पर, अब पाकिस्तान मीडिएटर है और कतर मीडिएटर है। जाहिर है पाकिस्तान के साथ चाइना भी है, पाकिस्तान के साथ खलीजी ममालिक भी हैं, तुर्की भी है। तो ये अब एक इससे बड़ा प्रेशर इजराइल पर आने वाला है। तो जिसकी और वाज़ेह रहे कि जो चीफ ऑफ स्टाफ थे लेबनान के, वो आए थे, वो कह रहे थे कि जी आप अक़वाम मुत्तहिदा में पीस कीपिंग फोर्सेस पहले भेजते रहे हैं, थोड़े और भेजें ताकि हम लेबनान में उनको डिप्लॉय करवा सके। तो एक तो दूसरी खबर लैरी जॉन की एक बड़ी अजीब सी खबर है, वेरीफाई किस तरह हो सकती है, मेरे पास कोई जरिया नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने, लैरी जॉन ये एक बहुत बड़े CIA के अफसर रहे हैं और बड़े अच्छे तजियाकार हैं, कहते हैं कि उन्होंने मैसेज भेज दिया इजराइल को कि बस अब अगर आपने मजीद इसमें खराबी पैदा की लेबनान में, तो फिर ये आप जो है वो हमारे लिए खराबी पैदा करेंगे। मतलब ये कि कॉशन के तौर पर। तो ये अगर लैरी जान भी सही कहते हैं और हालात भी यही बताते हैं, पॉइंट नंबर 8 एलामिया का यही इंडिकेट करता है, तो फिर ये और मजीद प्रेशर इजराइल पर पड़ेगा, जिसकी वजह से उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन इजराइल 1897 से इस काम पर लगा हुआ है। ग्रेटर इजराइल के मामले में हेरा फेरी से बात फिर भी नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल ये नाव मुझे नदियां पार करती नजर आ रही है। चलिए होपफुली इंशाल्लाह। अयाज, हम चाहेंगे कि अब आप जरा कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, मुख्तसरन हमें बता दीजिए व्हेन वुड बोथ द पार्टीज लीव, कोई स्केड्यूल है जो सामने आ सका, फिर जो टेक्निकल टीम्स हैं वो इसी रिजॉर्ट में रहेंगे अगले 1 हफ्ते तक और यहाँ बातचीत होगी। और पाकिस्तान डेलीगेशन आर दे हेडिंग होम, व्हेन आर दे प्लानिंग टू कम होम? जी बिल्कुल, अभी से ही अभी शुरू हो जाएगा। अमेरिकन भी आज जो जेडी वैंस हैं, उनके साथ विटकॉफ है, कमिश्नर है, वो भी आज यहाँ से चले जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने वक्त के साथ तकरीबन 11 से 11:30 बजे यहाँ से डिपार्चर देंगे और इसी दौरान ईरानी वफ्द भी वापस चला जाएगा। कतरी वफ्द क्योंकि ये अपनी जगह है, वो पहले यहाँ मौजूद थे, उनके स्केड्यूल का हमारे पास कोई नहीं अंदाजा नहीं है कि वो यहाँ मजीद स्टे करते हैं इस रिजॉर्ट के अंदर, इनका अपना रिजॉर्ट है, या फिर यहाँ से जाते हैं। और जो टेक्निकल टीम्स हैं वो अब 1 हफ्ते के लिए यहीं इसी रिजॉर्ट के अंदर जो हैं वो अपनी मीटिंग्स जारी रखेंगी, जो कि उनको मैंडेट दिया गया है, उस पर काम होगा। जो कमेटी बनाएगी ओवरसी करेगी तमाम चीज़ों को। तो अब जो एक डेडलॉक था वो ख़त्म हो चुका है। फाइनली होना यही था, वर्किंग ग्रुप्स और कमेटियाँ ही बननी थी तमाम इश्यूज़ के ऊपर, यूरेनियम हो, वो सैंक्शंस हों, वो बाकी जो रिजर्वेशंस हों, वो तमाम चीज़ें के हवाले से तो वो बन चुकी हैं। तो जो पाकिस्तान ने अचीव करना था वो अचीव कर लिया, टेबल पे बैठा लिया, मनवा लिया। 60 डेज का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर तमाम चीजों को लेकर चलना है। बहुत शुक्रिया हाई लेवल कमेटी के साथ। क्या कह रहे हैं आप जमील साहब? एक लाइन में हमारे पास वक्त कम है। मीडिएटर इसको पॉइंट नंबर 3 के तहत मीडिएटर इसको ओवरसी करेंगे, बिल्कुल ओवरसी करेंगे सारे प्रोसेस को। जमील अहमद खान साहब, थैंक यू। अयाज अकबर, यूसुफ ज़ई, थैंक यू। और अगले घंटे में हम आपसे बात करेंगे एंड वील टेक अपडेट्स फ्रॉम यू, बिकॉज आपको पता है मिनट बाय मिनट चीज़ें जो हैं यहाँ डेवलपमेंट्स हैं और चीज़ें बदलती भी हैं। क्विकली आपको ये भी बता दें, ये आप अच्छा बता देते हैं, लेकिन ब्रेक तो ले लें वापस। पेट्रोल वाली बात अच्छी थी, मतलब वी वांट टू टॉक अबाउट इट। वी विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पेट्रोल वाली बात जो रह गई थी, तो अब वो सारा सब कुछ आपको वैसे तो पता चल ही गया होगा, बिकॉज खुशी की बात है, वो छुपती तो नहीं है ना। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जी बड़ी कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में भी बड़ी कमी की तवक्को की जा रही है। तवक्को हम हमेशा करते हैं, लेकिन डज इट ट्रांसलेट इनटू दैट और नॉट? ट्रांसपोर्ट एक बात और दूसरी साथ साथ अशाय खुरोनोश,
जो कीमतें बढ़ी थी चीजों की, बिकॉज़ ऑफ द पेट्रोल प्राइसेस, दिहाड़ियां भी बढ़ गई थी और नेचुरली जाहिर है अंडरस्टैंडेबल बात थी कि ट्रांसपोर्ट में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद क्या ट्रांसपोर्ट की कीमतें कम हो गई, किरायों में कमी आ गई? क्या अशाए खुरोनोश की कीमतें कम हो गई? नहीं, ये नहीं हुआ है। और इसकी एक्चुअल हकीकत मालूम, मतलब जो एक्चुअल रियलिटी मालूम करने के लिए हम बात करेंगे। हमारे कॉलीग्स हैं, इरम आवान हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर, और जमार झोकियों हमारे साथ कराची से, दानियाल अजीज इज विद अस फ्रॉम पेशावर। पेशावर में पहले इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि पेशावर में बहुत हीट है, धूप बहुत तेज है, तो हम ज्यादा वेट ना कराएं। मैं नहीं वेट कराना चाहता दानियाल को। और अच्छा दानियाल, चलें अब आप बताएं कि पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कम हुई हैं, सिग्निफिकेंट कम हुई हैं, और ज़्यादा होनी चाहिए, एंड वी आर होपिंग कि इन टाइम हो जाएंगी। इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपने देखा है? किरायों से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करें। देखिए जी, इस वक्त मैं पेशावर हज कैंप अड्डा पर मौजूद हूँ, और अड्डे में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनके मुताबिक किरायों में बिल्कुल कमी आई है। लेकिन जो पैसेंजर्स से हमने बात की तो पैसेंजर्स ने कहा कि किरायों में बिल्कुल कमी नहीं आई है। जो ही कोई इंतज़ामिया वाले आते हैं या मीडिया वाले आते हैं तो उनको ये बताते हैं कि जी किरायों में कमी आई है, हमने कमी की है। दूसरी बड़ी बात यह कि यहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ, चूँकि जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो CNG से चलती है, तो CNG की कीमतें जो है वो ऑब्वियसली वही है। लेकिन ये भी एक ताज्जुब की बात है कि जबकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी तो CNG वालों ने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी थी। और अब हम देख रहे हैं कि अगर कहीं पर कमी आई है तो बहुत स्लाइट कमी लाई गई है, और वहाँ पर जहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो वहाँ पर बिल्कुल कमी का नाम और निशान ही नहीं। जो टैक्सियाँ चलती है, जो रिक्शे वाले चलते हैं, उन्होंने जो फेयर्स बढ़ाए थे वो भी वही ले रहे हैं। तो जो पैसेंजर्स हैं वो परेशान हैं, और वो हुकूमत से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो फेयर्स बढ़े थे तो उसको उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बाकायदा तौर पर गाड़ियों को रोक कर पैसेंजर से पूछना चाहिए कि किराया जो है वो कम हुई है कि नहीं, अगर हुई है तो कितनी उसमें कमी लाई गई है। तो अभी तक हमने कोई इस तरह सिस्टम नहीं देखा, कोई इस तरह निज़ाम हमने नहीं देखा कि कोई इस तरह ख़ास मैकेनिज़्म हो कि पेट्रोल की कीमतें जब वो सस्ती हो जाती है, कीमतें कम हो जाती है, तो जो किराए हैं और दीगर चीज़ों की कीमतें जो साथ बढ़ जाती है तो उनकी भी कीमतें कम होनी चाहिए। यानी बेसिकली वो उसी सेम रेशो से हो रही है कि नहीं हो रही है? जी जी, कंप्लीट योर थॉट दानियाल। किरायों की बात नहीं है सर, किरायों की बात नहीं है। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो यहाँ पर हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ गई। यही हुआ है पूरे मुल्क में, यही हुआ है। ठीक है, अशाए खुर्दुनूश की कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज़ की किराए बढ़ गए, तो जाहिर है उससे कीमतों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी हम चलेंगे इरम के पास चलें, एंड इरम इज़ विद अस फ्रॉम लाहौर। इरम बताइएगा, लाहौर में क्या किरायों में कमी आई, या पेट्रोल की कीमतें जो पहले थीं उसके बाद जो किराए बढ़ाए गए थे उन्हीं किरायों पे लोग सफ़र कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी होती है तो जो मुसाफिर हैं उनको ये एक उम्मीद होती है कि जैसे इनकी कीमतों में कमी होगी तो किराए भी कम होंगे। तो लाहौर में भी ये सूरत हाल देखी जा रही है। जैसे ही डीज़ल की खासतौर पे कीमत में कमी हुई है तो इसकी जो किराए हैं उनकी कीमतों में किराए भी कम हुए हैं, और जो किराए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो 15% उनमें कमी की गई है। इसके अलावा जो गुड ट्रांसपोर्ट्स हैं उनमें भी 15% कमी की गई है। और अगर हम बात करते हैं मिनी मज़दा एसोसिएशन वालों ने जो है वो 10% कमी की है किरायों में। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इस वक्त तो मैं बदामी बाग बस स्टैंड पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो किराए हैं वो अवेज़ा भी किए गए हैं और उन पर अमल दरामद भी हो रहा है, कम भी किए हैं। जैसे हर किराया जो है जैसे 2 या 300 रुपया हर रूट का किराया कम हुआ है, ये हमने देखा है। और इससे जो मुसाफिर हैं वो तो खुश हैं, वो कहते हैं कि जो पहले हम ज़्यादा किराया देते थे उससे तो थोड़ा हमें रिलीफ मिला है, मज़ीद इनमें कमी होनी चाहिए। और जो ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका भी ये कहना है कि किराए जब कम होते हैं तो हमें भी फ़ायदा होता है, क्योंकि पहले जो सवारी होती है वो कम सफ़र करती है। अगर एक फ़ैमिली है तो उनमें से 1 या 2 लोग जाते हैं तो जैसे किराए कम हो जाते हैं तो उसमें ये होता है कि पूरी फैमिली भी सफ़र करती है, जिससे हमारा भी फ़ायदा होता है और आवाम को भी, जो मुसाफिर हैं उनको भी रिलीफ मिलता है।
चले दैट इज़ गुड। और नेचुरली किस हिसाब से, किस रेशो से किराए जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। बिकॉज अक्सर यही कहा जाता है कि जब पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो एक सेकंड नहीं लगाते और ट्रांसपोर्टर्स वगैरह जो किराए जो हैं वो ऊपर कर देते हैं, और फिर नीचे आने वाली जब बात होती है तो दे टेक देयर टाइम। यही पता करते हैं जमार आपसे भी, एक दिन में भी इतने मार्जिन आपको मिल जाते हैं कि आपके लिए काफी हो जाता है। बताइए, 1-2 दिन भी वो डिले करें तो क्यों करें, हालांकि ऊपर जाने के लिए तो वो एक सेकंड ही डिले करते तो फौरन लगाते हैं। जमार बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है? कराची में अगर इंटरसिटी बसेस की बात करें तो वो मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी कुछ किराए जो है वो कम किए गए। 10 से 15% के दरमियान कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो किराए कम किए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट से बात में उनका यही कहना था कि जब ये पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस चेंज हुई फ्राइडे नाइट को, तो हमने फ्राइडे नाइट को ही उनको ऑन बोर्ड लिया और उन्होंने एग्री कर लिया। मगर जो इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट जो शहर के अंदर चलता है वो तो कई दिन से हड़ताल पर था, उनके अपने मुतालबात थे चलान्स वगैरह को लेकर, तो वो जो है आज से ऑपरेशनल हुआ है, इसलिए उनको उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं लिया जा सका। और वैसे भी जब किराए बढ़ाए जाते हैं तब तो फ्यूल के प्राइसेस देखे जाते हैं, जब कम करने की बात जाती है तो इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल होते हैं, वो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। हो सकता है ज़्यादा ट्रांसपोर्टर से, हो सकता है आरटीए का रोल ज़्यादा बेहतर हो सकता था इस मामले में उनको ऑन बोर्ड करने में। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिकल डाउन इफेक्ट की, तो यहाँ पर ज़ाहिर है जब कीमतें बढ़ती हैं फ्यूल की तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, और जब कीमतें कम होती है तब वो कहा जाता है कि जब नेक्स्ट कंसाइनमेंट आएगा तो हो सकता है उसमें आए। बिजली के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वो कम होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस तरह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट इमीडिएटली तो हमें नहीं आता, जो कि बहुत बड़े कलमियाँ हैं। मगर ट्रांसपोर्ट के किरायों की बात करें तो इंट्रा सिटी के बड़े मसाइल हैं कराची में। यहाँ पर पीपल्स बस सर्विस चलती है, जो सरकारी बसें हैं, उनके किराए भी जब बढ़ाए गए थे, अब जो उनके जो डीजल और फ्यूल के प्राइसेस कम किए गए हैं तो उनके किराए में भी जो है वो कमी नहीं लाई गई, क्योंकि जब इनके किराए बढ़ाए गए थे तो ये बताया जा रहा था कि सब्सिडी उसको एडजस्ट किया गया, सब्सिडी गवर्नमेंट ने कम की है जिस वजह से किराए बढ़ाए गए। अगर जो हालिया किराए बढ़ाए गए थे तो पीपल्स बस सर्विस के किराए बढ़ाए नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अभी कम भी नहीं किए, वो थोड़ा सा स्टेबल चल रहे हैं। तो पीपल्स बस सर्विस के किराए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से बढ़ाए नहीं गए थे या बढ़ाए गए थे और कम नहीं किए गए, जरा क्लैरिटी दे दें। स्टार्टिंग में जब प्राइसेस बढ़ी थी तो ये बढ़ाए गए थे किराए, वो कह रहे थे फिजिबल नहीं। मगर जो रिसेंट बहुत ज़्यादा 450 तक फ्यूल चला गया था, उसमें जो है वो किराए नहीं बढ़ाए गए थे, उसमें स्टेबल रखा गया था। अब जब वापस आ गए तब भी उन्होंने स्टेबल रखा है। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी से उसको एडजस्ट किया जा रहा है। ठीक है, दानियाल के पास चलें। बिल्कुल दानियाल, वैसे बताएं, क्योंकि हम पहले बात ही कर रहे हैं कि उस हिसाब से ऊपर नीचे नहीं बात होती। कोई कमेटी फॉर्म की है इस बात के लिए? ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस का इस निज़ाम पे नज़र रखनी पड़ेगी, तो इसके लिए कोई ऐसे कमेटी वगैरह है, कोई बॉडी जो इसको ओवरसी करे? एंड आल्सो आई वांट टू आस्क द पेशावर बीआरटी, ये इस दौरान क्या फ्री थी? क्योंकि लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो चाहे मेट्रो हो, इट वाज ऑल फ्री सो थ्रू आउट ड्यूरिंग द पेट्रोल क्राइसिस। यस, यू डिड नॉट हैव टू पे एनीथिंग। सो दानियाल, पेशावर में बीआरटी वगैरह पे किराया लग रहा था? देखिए जी, इसके लिए कमेटी की जो आपने बात की, तो हमारा जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वो इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रही है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वक्तन फ़वक्तन जो है ये इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इससे कबल भी वो छापे मारते रहे हैं, और जो किरायनामा बिलखुसूस हुकूमत की जानिब से जो जारी होता है वो चेक किया जाता है। तो ये वो कमेटीज़ है, वो बॉडीज़ है जो इनको चेक करते हैं। जहाँ तक बीआरटी की बात है तो हाल ही में बीआरटी की किरायों में कोई इस तरह खातिरख्वाह इजाफा नहीं हुआ है, उसकी किराए जो है वो वही है। लेकिन जो दीगर किराए थे वो बढ़ गए थे, और मन चाहे वो वसूल कर रहे थे कि जिसका जो मर्ज़ी। एक तो ये बड़ी जो बस सर्विसेज है उनका तो पता होता है कि जी इन्होंने इतनी किराए जो है वो बढ़ा दी है, लेकिन जो बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होता है तो उनके किरायों का कुछ ख़ास पता नहीं होता। जिसकी जितनी मर्ज़ी उसने उतनी ही किराए जो है वो बढ़ा दी, और जब उनके पास कोई आता है, कोई पूछता है, तो वो कहते हैं कि जी हमने किराए कम कर दिए, और फिर लोगों को लेकिन ज़्यादा किराया ही वो ये नहीं है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इरम, ब्रीफली बता दीजिए, जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो तो आई गॉट टू नो कि वो उस पर द गवर्नमेंट इज़ नॉट चार्जिंग एनीथिंग। लाहौर में इसके अलावा जो लाहौर हमारा बीआरटी सिस्टम है, लाहौर का मेट्रो, क्या कहते हैं उसे?
बताएंगी? खैर आप बता दें। आप क्या वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था? नहीं, ये गवर्नमेंट की जानिब से जो ट्रांसपोर्ट थी वो फ्री तो की गई थी, लेकिन पिछले दिनों वो दोबारा से चार्जिंग उनकी शुरू हो गई है। टिकटें दोबारा से चार्ज की जा रही हैं, लेकिन जो दूसरी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें उस तरह से किरायों में कमी नहीं आई, क्योंकि जो LPG है वो बंद रिक्शा जैसे होते हैं उनमें LPG डलवाई जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से इंटरसिटी में जो ये लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें तो कमी नहीं अभी तक देखने में आई। ताहम यही देखा जा रहा है जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रूट्स जो बाहर जाती हैं बसें, उन पे तो ये जो किराए हैं वो कम किए गए हैं। गॉट इट। इरम अमान बहुत बहुत शुक्रिया, और जमार झोकियो, दानियाल अजीज़, थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉम सिटीज़। और हम आप लोगों को लेके जाएंगे और भी दीगर शहर पाकिस्तान में कि वहाँ के क्या हालात हैं और ट्रांसपोर्टेशन और किराए वगैरह नीचे आए हैं कि नहीं, बट दैट विल बी लेटर इन द शो। इस वक्त हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस में कमी के बाद क्या ट्रांसपोर्ट वगैरह के किरायों में भी कमी की गई है। सो हमें इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग जिसे कहते हैं ना, वैसी खबरें मिल रही हैं। बाज़ जगह कमी की गई है, बाज़ जगह अभी कमी होनी है। अच्छा, बट लेकिन टॉक अबाउट दैट मोर लेटर। अभी और बात करेंगे, और ये बात भी बहुत अहम है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी बिल 2026 पास किया है, जो इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी में ज़ेर गौर है। शहज़ा फातिमा साहिबा का आपने शाजिब खानज़ादा के साथ इंटरव्यू भी देखा होगा, मतलब उनसे सवालात जो किए गए, कैंडिड वैसे इंटरव्यू था जिसमें she did admit and she said कि हाँ जी, इसमें जो अल्फाज की वजह से कंफ्यूजन या इबहम पैदा हो रहा है, वैसे अल्फाज की वजह से इबहम नहीं पैदा हो रहा था, जरा मतलब वो क्लियर कट ही था कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये होगा। उसमें जरा इसके नताइज से जरा ज्यादा डर आ रहा था। तो ऐसा तासुर ये उभर रहा है कि अगर ये बिल जो है सेनेट से मंजूर हो गया तो इसका सीधा जिसका जो मतलब है वो ये होगा कि घर हमारा मगर मर्जी किसी और की चलेगी, और हमारी जमीन भी हकीकी मानों में हमारी नहीं रहेगी। और यही वजह है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स। यस, और यही वजह है कि इस बिल पर अवामी हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आ रहा है, जो कि जिस पे हमने बात की और जिस पे उन्होंने कहा कि या मे बी ये तासुर जा रहा है, लेकिन उन्होंने तो ये कोशिश की बताने की कि इस तरह है नहीं। बिल के मुताबिक शहरी और सरकारी इदारे अपनी जायदाद जो है वो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनियों को देने के पाबंद होंगे, बसूरत दीगर 5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। और नाकदीन का कहना है कि ये बिल ना सिर्फ शहरियों के बुनियादी आइनी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है, बल्कि शहरियों की जायदादों पर ज़बरदस्ती कब्जे की कानूनी शक्ल भी है। बट शी डिड एक्सप्लेन कि वो इस तरह नहीं है। उन्होंने पूरी एक टेक्निकल उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि ये है सही, लेकिन इसको चेंज करना है। कलेक्टिव विजडम का लफ्ज़ बार-बार इस्तेमाल कर रही थी वो। सुनिए क्या कहा उन्होंने। शायद वो चाहती नहीं। मेरा घर है, मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, अब मैं गवर्नमेंट के दफातर के चक्कर लगाता रहूं। आई एग्री। जहां तक तो अंडरग्राउंड फाइबर की बात थी, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को कोई इतना इशू नहीं था। जहां तक ओवरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो आप कंफ्यूजन बयान कर रहे हैं, हमारे सामने बिल्कुल आई है। और जो ओवरग्राउंड हमारी इंस्टॉलेशंस हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए ये जो वर्डिंग्स के अंदर क्लैरिटी की जरूरत है, वो हम डेफिनेटली लेके आएंगे। नेशनल असेंबली से जब बिल पास हुआ तो बिल्कुल मुशावरत के साथ हुआ, बल्कि नवीद कमर साहब उन्होंने अमेंडमेंट्स भी पेश किए और उसके बाद एक मुशावरत से पास हुआ। नवीद कमर साहब ने इसकी लैंग्वेज को और तमाम चीजों को अप्रूव किया आपके साथ, और फिर वोट दिया पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में इसको। जी, नेशनल असेंबली में जी वोट भी दिया, एंड जो अमेंडमेंट्स थी बल्कि वो नवीद कमर साहब ने रीड आउट की, ये तो दैट्स ऑन द रिकॉर्ड, सबने वोट किया। चलिए बात करते हैं। और उन्होंने कहा था हमारी कौमी से मुकम्मल डेलिब्रेशन हुई थी, उसके बाद ये सेनेट में गया। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। ये भी ज़रा दबंग अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार कर देते हैं। अफनान साहब, आप इस कमेटी के मेंबर हैं जिसने PTA के इस मुतनाज़ बिल का फैसला करना है, जो अब सबके सामने आ चुका है और ख़ासी इस पर बहस भी हो रही है। यहाँ सर्टनली सवाल ये नहीं है कि इस बिल को मौजूदा शक्ल में पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए मौजूदा शक्ल में पास, बल्कि ये है सवाल आपसे कि इन ख़तरनाक शिकों के साथ इस बिल को सामने लाने या इस स्टेज तक कैसे पहुँच गया, ये क्या ज़रूरत थी, क्या समझ सके हैं आप इस सारे प्रोसेस में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो ज़ाहिर है इसका सवाल का जवाब तो जो प्रोसेस के अंदर जो बाकी लोग इन्वॉल्व थे वो ही दे सकते हैं कि इसके अंदर ये शिकें डालने की क्या ज़रूरत थी।
लेकिन जब ज़ाहिर है ये बिल हमारे पास आया है तो हमने इसको रिव्यू किया है और बड़ा डिटेल इसको रिव्यू किया और उसके बाद हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई किए जो इश्यूज़ हैं और अब हम उनके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। और इसको एक जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की जिसके अंदर वो फाइबराइजेशन करना चाहते हैं मुल्क के अंदर, वो एक अच्छी नोबल कॉज है। फाइबराइजेशन करना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट टू वे का जो इशू आता है वो भी बड़ा जेन्युइन इशू है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो ज़रा जो बिल लाया गया है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना मुश्किल हो जाता बल्कि। तो इसके ऊपर अब ज़ाहिर मज़ीद और काम हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह और आने वाले मीटिंग्स के अंदर इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे और इसको आइन के जो दायरा है उसके अंदर रहते हुए और जो बाकी हमारे मामलात हैं अवामी जो मुफादात है उनको प्रोटेक्ट करते हुए इस मामले को आगे लेके चलेंगे। ओके सेंटर साहब ये भी बताएं कि इस मामले में कुछ अफसरान की तैनाती तक भी सवाल जो हैं वो उठे हैं। अब हम जानते हैं ऑब्वियसली कि मुस्लिम लीग नून बराह रास्त ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए निज़ाम चलाने के सिस्टम पर यकीन रखती है। वीव सीन दैट इन द पास्ट एज वेल। इसलिए अपने मनपसंद अफसरान लाए लगाए जाते हैं, लेकिन किसी इदारे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पहलू नज़रअंदाज किया जाए तो इसकी जवाबदेही तो ऑब्वियसली होनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, देखें जवाबदेही बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है तो वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं और मुझे यकीन है कि अगर कोई ऐसा इशू निकला इसके अंदर से कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या कोई सेल्फ सर्विंग गोल से या जो और लोग बात कुछ कर रहे हैं तो वो फिर उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई अप्रोप्रिएट तरीके से लाई जाएगी। और जो भी अगर कोई इसके अंदर इस तरह का इशू है, अगर कोई इन्वॉल्व हुआ तो फिर ज़ाहिर उसके खिलाफ जो है वो कमेटी बन गई है, बड़ी हाई पावर्ड कमेटी है, तो वो ज़रूर इसको ये जो आपने बात की इन तमाम चीज़ों को रिव्यू करके फिर इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब को सबमिट करेगी और उसके बाद फिर आगे मामला चलेगा। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि इस बिल में मौजूद जो शिकें हैं, जो कुछ शामिल है, वो पहली नज़र में ही ज़ाहिर है बहुत आपके एंटेनास खड़ा कर देता है। वो बहुत से सवालात आपके जहन में आते हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदों ने इसे फिर भी पास कर दिया। हम इसे पार्लियामान से पास होने की बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली से। सो क्या अवाम के लिए बज़ाते खुद एक परेशान कुन बात नहीं होनी चाहिए कि ये बिल पास होता होता सेनेट तक पहुंच गया और उसके बाद यहाँ पे इस पे सवालात उठाए गए, यहाँ पे इस पे बहस शुरू पहले कैसे पास हुई? पहले किसी ने अवामी इंटरेस्ट पर गौर नहीं किया इस पे। देखिए अब ये एक सवाल आपका है तो जेन्युइन, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये ज़रा ये बहुत सारी जगहों से वेट होके ये आया है। जो बिल है ये काबीना से भी हुआ है, मिनिस्ट्री से हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से हुआ है, फिर और बहुत सारी जगहों से इसको वेट किया गया है, फिर नेशनल असेंबली किया है, फिर नेशनल असेंबली में वेट हुआ है, पीपल्स पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी ने इसको वेट करके अप्रूव किया और बहुत सारी जगहों से ये होता हुआ हमारे पास आया। बल्कि जब ये बिल आया तो उस वक्त मेरा तो ये ख्याल था कि इतनी जगहों से होता हुआ आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक बिल होगा, लेकिन वो ज़ाहिर हैरानकुन बात थी हमारे लिए भी जो कुछ उसमें था। इसीलिए फिर जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो इसको राइटली सो इसके ऊपर आवाज़ उठाई और अब इसके ऊपर हम मज़ीद अब काम करेंगे। कमेटी इसके ऊपर काम करेगी और इंशाल्लाह हम जो अवामी उम्मीदें हैं उनके मुताबिक और अवामी मुफाद को प्रोटेक्ट करते हुए इस मामले को आगे लेके चलेंगे। चलिए, उम्मीद भी यही अवामी मुफाद जो है वो ज़रूर देखा जाए इसमें, क्योंकि अभी तक तो वो बाईपास ही होता रहा है। ये बताएं कि अब ये सब कुछ आपके सामने है, आपका अंदाज़ा क्या है कि इस बिल के मुस्तकबिल से मुतालिक फ़ैसला कब तक कर लेंगे आप लोग? देखिए, जब अगले कुछ उसी दिन हमने कोई 3-4 दिन पहले इसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया था बिल की, तो वो हमें एक्सटेंशन मिल गई है। तो अभी 60 दिन हमारे पास हैं इस बिल को रिव्यू करने के लिए और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो है वो चेयरमैन जो आईटी कमेटी है वो एक रिपोर्ट सेनेट को सबमिट करेंगी। तो उससे पहले हमारी ख्वाहिश है कि हम इस बिल के अंदर जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम इसके ऊपर अब चेंजेस वगैरह डाल रहे हैं। एक मिसाल ये भी थी कि जो राइट ऑफ वे के लिए जो फाइबराइजेशन करनी है उसकी जो वायर है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी सर्कमफेरेंस, उसके बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कंडुइट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम बिल के अंदर डाल के टाइट कर दें ऐसे कि कोई राइट लेफ्ट ना हो सके उससे। और 2.5 फुट नीचे ज़मीन से तक आप जा सकते हैं, 2.5-3 फुट, इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकते। ओवरलैंड कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे अभी जहन में आइडियाज़ थे। फिर जो अप्रोप्रिएट लॉ वाली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाली बात की है उसको फिर हम समझते हैं कि इसको रिप्लेस करके एक ट्रिब्यूनल
के जरिए जो है वो फाइन किया जाए, और बेशक उसकी एक अपील सुप्रीम कोर्ट तक हो, और बस एक कोई रिटायर्ड जज या कोई जो हाजिर सर्विस जज है उसको उस ट्रिब्यूनल का हेड लगा दिया जाए, ताकि प्रोसेस के अंदर शफाफियत रहे और जल्दी जल्दी मामला भी तय होता जाए। तो हमारा जो प्लान अभी वो यही है, इंशाल्लाह आने वाली मीटिंग्स में हम इसको, जो जैसे मैंने पहले कहा कि हम अवामी मफादात को सामने रखते हुए इसके ऊपर इसको मामले को लेकर चलेंगे। शुक्रिया। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, अगर हमारा राब्ता है इनसे बढ़कर। जी अच्छा सेनेटर साहब, ज़रा इस इशू से अलग एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि सियासी मामले पर एक आपकी राय ले लें। इत्तलात हैं कि मिसाक जमहूरियत और मिसाक जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं प्रॉबली। सो क्या है आपके पास इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन? आप लोग इजाज़त देंगे फिर अब बानी PTI से मुलाकात की उनकी लीडरशिप को, ताकि मामलात कुछ आगे बढ़ें? देखिए, बात यह है कि ये जो बड़ा मकसद है वो मुलाकात नहीं होना चाहिए ना। बड़ा मकसद तो चार्टर डेमोक्रेसी हो सकता है, चार्टर इकॉनमी हो सकता है, या कोई इस तरह का मामला हो सकता है। अब ये सारा कुछ ये हमसे बातचीत करके सिर्फ इसलिए करेंगे कि इनके अंदर मुलाकात हो सके, तो वो फिर बदकिस्मती। और माजी में PTI ने बिलखुसूस और इमरान खान साहब ने छोटे छोटे फायदों के लिए इस तरह के काम किए, बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है कि ज़बान की कोई एतबार ही नहीं रहा इनकी। तो अब इसको हम देखते हैं कि आगे कैसे मामले को लेकर चलना है, लेकिन हमारी तो हमेशा से बड़ी कमिटमेंट रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ी कमिटमेंट है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी फैमिली ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा जो CM उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो ये हमें मियां नवाज शरीफ साहब ने जेलें काटी हैं, एग्जाइल में गए हैं, कारोबार का इतना नुकसान हुआ है और बड़े मसाइल उनके लिए हुए हैं, कुर्बानियां देता है तो उसको तो ज़्यादा एहसास होना। उन्होंने जेल काटी हैं, वो अब जेल काट रहे हैं। सो सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। और शुक्रिया आपका सेनेटर साहब। और अभी एक ब्रेक ले लें। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। वेलकम, क्या हाल है आप लोगों का? इफ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। स्टॉक में जो हो रहा है ना, उससे दुनिया की स्टॉक मार्केट जरूर रिलेटेड है। बर्गन स्टॉक, बर्गन स्टॉक जो जूता है, हाँ, वो क्या बर्गन स्टॉक से आया था? I need to find out because the name is almost literally the same, although वो जूता जर्मन है। चैट GPT करो, जर्मन बोली जाती है। शहबाज शरीफ कल जब उतरे थे तो उन्होंने वहाँ के सहाफ़ियों को जर्मन में खुशामदीद भी कहा था, इंटरैक्ट किया था उनसे। सो या खैर, बर्गन स्टॉक से मुस्बत खबरें मौसूल हो रही हैं। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती याददाश्त के फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में इसी रिजॉर्ट में होंगे। ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास राक्ची ने कहा कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लेबनान जंग के ख़ात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। अच्छा, अब इस सारे में ज़ाहिर है हमने आपको बता दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस मौके पर क्या हुआ। फिर मुज़ाकरात का दौर ऐसा लग रहा था शायद आगे नहीं बढ़ेगी बात, लेकिन फिर दोबारा इंडायरेक्ट बातचीत शुरू हुई और उसके बाद मुश्तरका एलामिया। लेकिन जो बड़ी टेलिंग चीज़ें होती हैं ना, वो जब मीडिया टॉक्स हो रही होती हैं और हर मीडिया इंटरैक्शन, बिल्कुल मीडिया इंटरैक्शन होती है, उसमें जब ये लीडर्स आके बात करते हैं, सवाल जवाब भी होते हैं, और जब वो बात करते हैं तो वो आई ऑलवेज फील कि वो बड़ी दिल की बात होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस आर पुट बाय द मीडिया और उसके जवाब होते हैं। बट इन एनी केस सारों ने बातचीत की। JD Vance की जो गुफ्तगू थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल थी, और you'll know exactly why we are saying that. Listen to it. I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. अच्छा, इस मौके पर वज़ीर आज़म का क्या कहना था, ये भी सुन लीजिए।
wonderful discussion which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Vance for his very able leadership in leading United States team, and my very dear brother Prime Minister of Qatar is like a very dear and dear brother, and of course Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. And I think together all these efforts have culminated here in this wonderful Johannesburg, and it's really very wonderful to be here. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful papers in our hands which will go promote peace, progress and prosperity around the globe. अच्छा, in a sense कुछ तो हुआ होगा, लेकिन जाहिर है हम जेडी वैंस की गुफ्तगू सुना रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं शायद ही और किसी से इतनी बात की है गुज़िश्ता 3 महीनों में जितनी मैंने फील्ड मार्शल सैयद आज़म मुनीर साहब से की है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त ज़िंदगी में मेरे 2 लोग सबसे अहम हैं, एक मेरी इंडियन बेगम एज मेरी बीवी, और दूसरा पाकिस्तानी फील्ड मार्शल। तो लिहाजा उनके तो अपने ही घर से ही, मतलब ही इज़ टॉकिंग टू एन इंडियन एंड ही इज़ टॉकिंग टू अ पाकिस्तानी, तो उनको काफ़ी डायनामिक्स उस हवाले से भी समझ आ गई होंगी। बट इन बातों से ना Field Marshal Asim Munir was also different. He said, "What's up, man?" मतलब ये ना इससे एक बड़ा कंफर्ट, हाँ एक कंफर्ट जो है वो नज़र आ रहा है बड़े इनफॉर्मल अंदाज में। एटलीस्ट यहाँ तक जो हमने ये प्रेस टॉक वगैरह देखी, ये बड़ा इनफॉर्मल सा अंदाज था। दे वर ग्रीटिंग वन अनदर, और बातचीत भी उनकी बड़े अच्छे माहौल में, बड़े अच्छा मतलब होपफुल माहौल में थी कि वी रियली वांट समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव टू कम आउट ऑफ दीज टॉक्स। एंड ऑल्सो हुमा, हम इस पे तज्जिया तो करते ही रहेंगे और कर ही रहे हैं और इतने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट भाई the way our prime minister dresses up. Look at the suits that he's wearing. नहीं वो by the way he's really popular for that. He's known for his अब तो बाहर के जो फैशन जर्नल्स हैं they also give a honorary mention to our prime minister for his dressing. So it is quite up to the mark. और ये तो खैर एक आपको पता है फुट नोट साइड नोट पे हम ये चीज़ें साथ साथ बता रहे हैं बिकॉज a lot of things are happening. इन द मीन टाइम वो बर्कनस्टॉक और बर्गनस्टॉक की जो बात हो रही थी ना, जल्दी से आपको बता दूं, हम पे आ जाएं कि बर्कनस्टॉक जो है वो एक जर्मन फुटवेयर ब्रांड है, उसका कुछ लेना देना बर्गनस्टॉक से नहीं है, ऑल्दो नाम जो है वो दोनों के मिलते हैं। बर्कनस्टॉक का बर्गनस्टॉक से कोई लेना। तो बर्गनस्टॉक इज द रिजॉर्ट, इट्स अ लग्जरी रिजॉर्ट इन स्विट्जरलैंड, एंड बर्कनस्टॉक एक जर्मन कंपनी है जो कि वो मेरे ख्याल है नेचुरली हुमा इंस्पायर्ड, लेना देना नहीं है, लेकिन शायद रिजॉर्ट में आके उन्हें ख्याल आया होगा या यहाँ पे मौजूद होंगे तो कोई ना कोई इसके पीछे जरूर ये देख लिया ना, ये एक लिविंग एग्जांपल है कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए एवं ही कोई स्टोरी बना दी है, कुछ ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं था, बट यू वांटेड टू बी लाइक दैट। बट मेरी बात सुने, अगर आप कहें कि लाहौर में जो कराची रोल पराठा है या कराची हलीम और ये सारी चीज़ें होती हैं, इनका ज़ाहिर है इन शहरों से लेना देना तो होता है इनवेरिएबली। सरदार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सो ये बातें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन हम उनका तज्जिया भी शामिल करेंगे। सरदार साहब, हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, और हम ये समझना चाहते हैं कि सदर ट्रंप ने एन इस मौके पर जिन अल्फाज का चुनाव करते हुए पैगाम दिया और ट्वीट की या ट्रूथ सोशल पे लिखा, और उसके बाद ऐसा लगा, ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट भी किया कि शायद मुज़ाकरात दोबारा खटाई में पड़ गए हैं। क्या हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सदर ट्रंप से हम कुछ भी तवक्को कर लें, उनका ज़रा इराटिक सा बिहेवियर रहता है और चलिए जी इसको इग्नोर कर दें और हम आगे बढ़ जाएं बातचीत में, या फिर ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है कि हाँ जी एक तरफ तो बातचीत चल रही है लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना सख्त बयान दूंगा कि शायद प्रेशर पड़े और मामला खटाई में पड़ जाए? जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। मैं साथ जो आपके सवालात का जवाब यूँ दूंगा कि जो मुज़ाकरात में ये होता है कि जब आप मुज़ाकरात के अमल से गुज़र रहे हों तो जो फ़रीक़ैन हैं या मंदूबीन हैं वो सख्त पोजीशन लेते हैं ताकि जब वो एक दूसरे को रियायत देने पे आए या एक दूसरे के वो जो दरमियानी रास्ता तलाश करने आए तो फिर जो है
वो फाइनल अपनी ऑफ़र दे सकें। तो इस वजह से एक तो ये है। दूसरा ये है कि सूरत हाल वाकई बिगड़ गई थी, यानी मुफाहमती यादाश्त के ऊपर दस्तखत के बाद सूरत हाल बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो गई थी, और इसी वजह से जो है एकदम फौरी तौर पर हंगामी तौर पर बर्गनस्टॉक में ये मीटिंग हुई, और उसमें मुफाहमती यादाश्त को भी दोबारा से संभाला गया, क्योंकि ये हो सकता था कि मुफाहमती यादाश्त ही मुअत्तल हो जाती। और दूसरा ये है कि उसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं। उसमें अहम तरीन फैसला ये है कि ये जो मुज़ाकराती अमल है ये ख़त्म नहीं हुआ, और 60 रोज़ा जो रोड मैप है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। जो एक और फौरी बहरान पैदा हो गया था वो ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि आबना हरमुज़ दोबारा खोल दी गई है, और ईरान को कुछ जो बुनियादी तौर पर उसके जो मुंजमद असासे थे उनमें से कुछ हिस्सा वागुजार कर दिया गया है। बाकी जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, लाइक इसके दौरान जो है, जो निगोशिएशंस के दौरान जो है ईरान किसी किस्म की अफसुदगी नहीं करेगा, और अमेरिका किसी किस्म की उनके ऊपर माशी पाबंदियाँ नहीं करेगा, इसकी पाबंदी की जाएगी। जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो कतरी पाकिस्तानी स्टेटमेंट में दी गई है वो है डीकन्फ्लिक्शन, कि एक मरतबा फिर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दोनों क़ुव्वतें बढ़ रही थी और उनको जो है आपने पीछे हटा दिया है। तो मैं समझता हूँ बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान की बेतहाशा तारीफ़ हुई बर्गनस्टॉक में। एक तो जो फरीक़ैन हैं जो मुतहारिब हैं और अब जो मुज़ाकरात के अमल से गुज़र रहे हैं, वो उन्होंने दोनों ने पाकिस्तान को बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तक़बाल किया, और उसके बाद जो है आपकी क़यादत की, यानी फ़ौजी और सियासी क़यादत की बेतहाशा तारीफ़ की नायब सदर JD वैंस ने, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आमतौर पर जो है लोग मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नायब सदर JD वैंस ने बड़ी खुलकर तारीफ़ की है। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है बहुत एक आला मकाम पे खड़ा है सफारती महाज पे, और दुनिया में वाहिद मुल्क ऐसा है जिसकी कतर ने भी तारीफ़, कतर के वज़ीर आज़म ने तारीफ़ की है। उन्होंने थोड़ा सा इसमें इजाफा ये किया है कि हम पाकिस्तान का हाथ बटा रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल मराहल से इस मुज़ाकराती अमल को इस नुक्ते पे लाया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि जनाब आप क्या ये जो है अब आप बजाय जो है सालसी के निगोशिएट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गल्फ कंट्रीज़, तो उन्होंने तकरीबन इसका इतराफ़ किया कि पहले जब 2015 की न्यूक्लियर डील हुई थी तो हम उसका हिस्सा नहीं थे, हमें नज़रअंदाज कर दिया गया था कि मुज़ाकरात रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान हुए थे। अब जो है इन मुज़ाकरात में यानी कतर के हवाले से, और वैसे भी जो है कतर मेरा ख्याल है कि पूरी की पूरी खलीजी रियासतों की नुमाइंदगी कर रहा है, तो कतर भी एक किस्म का उसमें स्टेक होल्डर बन गया। राइट सरदार साहब, वी वांट टू अंडरस्टैंड, जब नेगोशिएशंस इस लेवल की हो रही हों, मतलब एक जंग हुई है बीच में, मुल्कों ने, पाकिस्तान प्राइमरीली ने सालसी की है, बड़ी मुश्किलों से उनको मुज़ाकराती टेबल पे ला के अब सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स, जिसके बाद 60 दिन में ये सारी चीज़ें सेटल हो रही है। हाउ सेंसिटिव इज़ दिस टाइम? अ सिंगल ट्वीट फ्रॉम the US president or any other side can really derail things, जो कि हम to be very honest हम expect नहीं कर सकते कि अगले 60 दिन भी बड़ा ही perfect माहौल मिलेगा इनको और सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से निपटा देंगे। इस किस्म की बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन बस क्या दोनों पार्टीज़ का, सारे जो इन्वॉल्व हैं फैक्टर्स एंड फोर्सेस, उनका एक अज़म है कि हमने इसमें से कुछ पॉजिटिव निकाल के ही निकलना है, अदरवाइज nobody can really control the tweets coming out from the American side, and also Israel कौन सा रुका हुआ है तो वो भी अपनी थोड़ी ट्राई मारता रहेगा। How does it all work? How do they go forward while these things are also going to be happening side by side? सदर ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव है, ख़ासतौर से एक तो इसराइल की तरफ से है। इसराइल बगावत कर चुका है एक एतबार से और बराह रास्त उनसे इख्तलाफ किया। दूसरा जो है जो मेगा कंस्टिट्यूंसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, रिपब्लिकन कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ भी जो है शदीद रद्द-ए-अमल है और सदर ट्रंप को निशाना तनक़ीद बनाया जा रहा है। तीसरा अंसर ये है कि वहाँ वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, वो इसराइल की इन तमाम हरकतों से जो है नाला हैं और उसके बाद वो सवाल उठाएँ कि भाई ये हम क्यों गैर मशरूत तौर पर इसराइल की हिमायत करते हैं। लेकिन इन तमाम हमलों की जद में सदर ट्रंप आए। सदर ट्रंप को ये ख़तरा है कि जिस किस्म की उन्होंने डील की है उन्हें एक कमज़ोर सदर समझा जा रहा है, हालांकि वो एक मजबूत सदर का तासुर कायम करना चाहते थे। तो एक तारीख़ में दो ऐसे सदूर गुजरे हैं
एक हर्बर्ट हूवर थे, ये जिनकी वजह से आलमी साथ बाजारी हुई थी 1930s में, और दूसरे जो है जिमी कार्टर थे। तो उनको कमज़ोर सदूर बना जाता है, ये अपने आप को मस्कुलर सदर के तौर पर पेश करना चाहते थे। तो उन्हें अपनी जो उनके साथी थे, लिंडसे ग्राहम है, और उसके अलावा जो है स्टीव विटकॉफ, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद जो टेड क्रूज है, उसके अलावा रॉजर विकर है, ये सारे के सारे मैं उन सेनेटर्स के, बिल कैसिडी है, इनके सेनेटर्स के नाम ले रहा हूँ जिन्होंने शदीद मुखालफत की है इस पूरी की पूरी डील की। तो और उसके अलावा जो है उनके जो माइक पेंस थे, उनके नायब सदर थे पहले दौरे सदारत में, उन्होंने कहा है कि ये तकरीबन कैपिचुलेशन एंड सरेंडर है। फिर जो निकी हेली जो इनके खिलाफ उम्मीदवार के तौर पर सामने आई थी, मैंने सिर्फ इसलिए इनका अहाता किया है कि उनके सामने वो इस किस्म के सख्त बयानात देते हैं जैसे वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हों कि वो ईरान के ऊपर हावी हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि इन बयानात से पूरी की पूरी सूरत हाल डिरेल हो सकती है। और दूसरी तरफ सदर पेज़ेश्कियान जो है, उन्होंने भी मोहतात अंदाज में बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो ईरान का यूरेनियम का हक़ अफसूदगी है उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। आपने फिर जो है जिक्र किया था, इजाफा किया था, अहम तरीन ये उनसर है इस पूरे के पूरे अमल में, वो है लेबनान में इसराइल के हमले, और उसने तकरीबन 608 मुरबा किलोमीटर के ऊपर बराह रास्त कब्जा किया हुआ है। बल्कि 5 डिविजन्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आते हैं जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस के तौर पर हैं, और उसके अलावा मैरीटाइम फोर्सेस भी हैं, और 2000 मुरबा किलोमीटर जो पूरे के पूरा लबनान का एक मतलब 1/5 पोर्शन है, उसके ऊपर इनके जो है सारी की सारी तबाही और बर्बादी जारी है, मतलब इनके हमले जारी हैं। तो और इसराइल ने और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने और उसकी इंतहा पसंद काबीना ने अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। नेतन्याहू तो खैर मतलब ख़ुद निशाना बन रहा है, लेकिन बाकी जो हैं उसके इज़राइल कैट्स है, बेन गवीर है, या दूसरे जो उनके गिडियन सार है जो उनके वज़ीर ख़ारजा है, वो सारे के सारे, और उनका एक फ़ाइनेंस मिनिस्टर बहुत इंतहा पसंद उसका स्मोट्रिच, बेज़लेल स्मोट्रिच। तो इसकी वजह से जो बुनियादी अदाकार थे अमेरिका और इसराइल में, सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू, वो ख़ुद जो है बहुत सख्त एक तनकीद के ज़द में आ चुके हैं, और इससे सूरत हाल बिगड़ गई है। लिहाजा आप इस किस्म के बयानात देखते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त नायब सदर जेडी वैंस ने और इधर जो है बाकर कालिबाफ और ईरानी हुकूमत ने इस सूरत हाल को संभाला है, और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बहुत मिसाली किरदार का मुजाहरा किया है। सुल्तान साहब, हम आपसे सर्टनली ये भी जानना चाहेंगे कि पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक है अगर सदर ट्रंप का, हम ये अखज़ कर लें, और ज़ाहिर है अपना इमेज वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जंग उन्होंने की, जंग से हासिल हुसूल तो कुछ नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पहले खुली हुई थी बंद हो गई, अब दोबारा खुल गई। ईरान पहले ये कमिटमेंट रखता था कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, वो अब दोबारा रीइटरेट कर रहे हैं। सो किस चीज़ पे ज़्यादा रिस्क है इनका, इफ़ वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल कैपिटल, ये कि ये खुदा न खास्ता मामला दोबारा बिगड़ जाए और दोबारा ये हमले शुरू कर दें ईरान पे, या फिर डील जिस पे इनको बहुत तनकीद का सामना है ये कंक्लूसिव हो जाए और ये कामयाब हो जाए? सदर ट्रंप ये जंग शुरू नहीं कर सकते दोबारा से। उसकी वजह यह है कि ये जंग इंतहाई गैर मकबूल है पूरे के पूरे अमेरिका में। तो फिर अभी जो मौजूदा डील है, हम ये भी देख रहे हैं कि वो भी इनके लिए गैर मकबूल है, लेकिन उस सतह पे नहीं। मतलब ये वो लोग खुश हैं क्योंकि कम से कम ये लोग जो है ग्राउंड ऑपरेशन से बच गए, उसके बाद ये बूट्स ऑन द ग्राउंड का जो इनका मंसूबा था। लेकिन ये कि क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है, तो इनकी जो असासे हैं, जो इनका बहरी मुहासरा है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत से असासे पीछे की तरफ खींच लिए हैं और दोबारा जो है रीमोबलाइजेशन की उन्हें वक्त लगेगा। दूसरी ये है कि आप ये सोच लीजिए कि अमेरिका को दोबारा हमला करने से फ़ायदा क्या होगा। एक जो मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप ने एक धमकी दी है कि मैं अपना हरमूज के ऊपर कब्जा कर लूँगा और वहाँ से मैं भी टोल चार्ज करूँगा। मेरा ख्याल है कि वो मुमकिन नहीं है। वो ऐसे एक किस्म का जो क्या कहते हैं सफाती दबाव डाल रहे हैं जिसको कोर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं, और उनकी ये ज़बान, ये लब लहजा, ये उस चीज़ से बराह रास्त मुतसादिम है जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत किए हैं। उन्होंने जो इतना शानदार इनकलाबी फार्मूला दिया है जिसके तहत जो है इसराइल को मार्जिनलाइज हो गया है, और दूसरे ये है कि उन्होंने
खलीजी रियासतों को और ईरान को आपस में जोड़ने का एक फार्मूला दिया है। इस फार्मूले के तहत जो है ये दोनों खत्ते जो है ईरान और खलीजी रियासतें ये तो तामीरी नौ में शराकतदार होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे और उससे मशरक़ वस्ता का नक्शा बदल जाएगा, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर तब्दील हो जाएगा। Got it, सरदार मसूद खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एक्सपर्ट ओपिनियन। डेफिनेटली दोबारा से ये कहेंगे, बड़े तज्ज़ियाकार दुनिया में भी ये कह रहे हैं कि ये इनवेरिएबली एवरीथिंग दैट हैपेंड फ्रॉम द वॉर टू द डील जिस पे अब बातचीत हो रही है, इट हैज़ वर्कड इन फेवर ऑफ ईरान। somehow you know जो भी उन अमेरिका के और इजराइल के जो भी टास्क थे जो वो अहदाफ हासिल करना चाहते थे अब हुए नहीं हुए इज़ अनदर स्टोरी, बट व्हाट इट हैज़ क्रिएटेड फॉर ईरान इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो कि ईरान शायद खुद भी ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश करता तो ना कर पाता। सो दिस हैज़ रियली टर्न्ड आउट इन फेवर फॉर देम और इसका फ़ायदा ईरान को भी उठाना चाहिए और बाकी खलीजी ममालिक और सारा हम तो कहेंगे कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड और जो वहाँ एक नेटवर्क बन रहा है उनको बहुत ताकतवर हो जाना चाहिए कि उन्हें दोबारा दुनिया की मईशत में इंटीग्रेट होने का मौका मिल रहा है। उनके ऊपर से पाबंदियां हटने की बात हो रही है, उनके असासे जो मुंजमद थे बरसों से वो रिलीज होने की बात हो रही है। और अगर किसी तरीके से अब्दुल्ला ये सारे मुत्तहद होके एक दीवार बन जाए ना इजराइल के अगेंस्ट विच दे हैव नेवर बीन एबल टू डू इन द पास्ट एज वेल, कि सारे ये मुसलमान मुल्क जो हैं जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इजराइल को वो मतलब एक ब्लॉक बनाएं, एक डिटरेंट फॉर्म करें ताकि इजराइल ये ना कर सके। दैट्स राइट, क्योंकि वो दुश्मन जो है वो इसीलिए बीच में घुसता है क्योंकि उसको पता है कि ये आपस में भी इतने मुत्तहद नहीं है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ें। यस, अर्लियर पिछले घंटे में हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं, डीजल की प्राइसेस कम हुई हैं। हैज़ इट ट्रांसलेटेड इनटू ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं उनमें ये ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत से कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमने बात की, लेकिन कराची, लाहौर, पेशावर की बात कर ली थी। हैदराबाद में काजी शकील भाई हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं। जी बताइएगा। जी देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी कर दी है जिसके समरात अवाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट की तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के जनरल बस स्टैंड पर जहाँ से न सिर्फ कराची बल्कि थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जाती हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में रोज़ाना मुसाफिर सफ़र करते हैं। हमारी जो बात हुई है मुसाफिरों से, उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में कमी तो कर दी है, ताहम जो किरायों में कमी अब तक देखने में नहीं आई है। जो किराया, उनका ये कहना था कि जो किराया कराची का इस पेट्रोलियम की कीमतें कम होने से पहले 700 था वो अब भी 700 रुपये लिया जा रहा है। इसके अलावा जो इस्लाम कोर्ट से हैदराबाद तक का जो किराया 1500 रुपये था वही किराया अब 1500 लिया जा रहा है। इसके अलावा उमरकोट का किराया 1000 रुपये, मीरपुर खास का किराया 300 रुपये लिया जा रहा है। इसी तरीके से जो दीगर शहर हैं उनके किराए में भी कोई खातिर ख्वाह कमी देखने में नहीं आई है। तो जबकि बात की जाए अगर मुतल्लिका इदारों की, आरटीए की, तो उनकी जानिब से भी किराए में कमी के हवाले से कोई कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है। हुकूमत के से आवाम का यही मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया गया है, ताहम जो किराए में कमी है उस बात को यकीनी बनाया जाए कि किराए में कमी हो ताकि आवाम को जो रिलीफ हुकूमत ने दिया है वो आवाम तक पहुँच सके। सो कोई खातिर खा कमी तो नहीं हैदराबाद में भी देखी जा रही है। अभी हम जाएंगे कोयटा जा रहे हैं जी, शहाब उमर हमें वहाँ से बता रहे हैं, होपफुली वहाँ कुछ डिफरेंस हुआ होगा। ओवर टू यू शहाब। आज ही मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद क्वेटा में जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उसमें नुमायाँ कमी नहीं आ सकी है। क्वेटा शहर के अंदर की बात करें, यहाँ पे जो टैक्सी और ऑटो रिक्शा वाले हैं वो मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। कम फासले पर भी 400 से 600 700 रुपये तक किराए वसूल कर रहे हैं। इसी तरह जो अंदरूनी सूबा मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट हैं, ख़ास तौर पर मूसा के, लोरलाई, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी और मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाले जो किराए हैं उसमें 1500 से लेकर 4 साढ़े 4 हज़ार तक जो है किराया वसूल कर रहे हैं। और इसी तरह क्वेटा से कराची जो बस का किराया है वो 5 से 5.5 हज़ार, क्वेटा से लाहौर का किराया जो है वो 6000, इस्लामाबाद का 6500 तक का जो किराया है वो तलब करें। वो किराए हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा थी, अब कम हुई हैं, लेकिन वो किराए वही पुराने हैं। ऐसे हवाले से जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, क्वेटा, कराची और दीगर जो शहरों को जाने वाले मुसाफिर हैं, उनका ये मुतालबा है, सूबाई हुकाम से, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, जो मुताल्लिका इंतज़ामिया है उनसे मुतालबा है, चूँकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है उस हवाले से उनका ये कहना है कि जो किराए हैं उनमें भी कमी करें ताकि जो किरायों में जो पेट्रोल की कीमतों में कमी के हवाले से जो रिलीफ है वो भी मुसाफिरों तक जो है मुंतकिल हो सके। जी ओके,
अभी हम जाएंगे, कुछ होना है पता है, अभी सही तरह ट्रांसलेट नहीं हो रहा। अभी हम जाएंगे, फैजान राजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। यस, वहाँ क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? मसनूआत की जो कीमतों में कमी के बाद जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने अपनी किरायों में कमी का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई उसके बाद रावलपिंडी जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ट्रांसपोर्ट और दौरान के साथ एक इजलास हुआ, जिसके बाद डीजल पर चलने वाली AC मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में कमी करके तो 12% की कमी की गई है। इसी तरह डीजल पर चलने वाली नॉन AC जो गाड़ी हैं उसमें 15% की कमी की गई है। पेट्रोल पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 15% की कमी की गई है। इसी तरह माल बरदार ट्रांसपोर्ट के किरायों में 18% की कमी का जो एलामिया जारी किया गया है। नए किरायों को फौरी तौर पर अमल दरामद करने की तलकीन जारी की गई है जो सेक्रेटरी RT हैं असद सिराजी की जानिब से। और दूसरी तरफ जो है उन्होंने ये भी एलामिया जारी किया कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर अगर इन पे कमी नहीं करता, किराया पे नुमाया कमी नहीं करता, तो वो 1071 पर शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसके बाद जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तमाम जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनको नए किराए आवाज़ा करने की तलकीन भी जारी की गई है। अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो शहरों में जाने वाली गाड़ी है उसमें 200 से 300-350 रुपये तक की कमी का ऐलान हुआ है। जी ठीक है, यहाँ पे कुछ कमी की गई है। बहुत शुक्रिया फैजान, ऐलान भी हुआ है वैसे। बहुत शुक्रिया आपका फैजान फ्रॉम इस्लामाबाद। अभी और होंगी ना कमी पेट्रोल, होपफुली yes. होनी चाहिए। अगर ये मुज़ाकरात चलते रहे और आपने हॉर्मुज़ खुली रही और खुल गई तो फिर तो सर्टनली होगी। प्रे फॉर दैट, प्रे फॉर ये मुज़ाकरात जो हैं और ये सारी चीज़ें तय पा जाएं इंशाल्लाह, तो फिर बाकी दुनिया में भी ज़रा आसानियाँ होंगी। लेट्स टेक ऑन दैट नोट एंड ऑन दैट प्रेयर लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सी यू इन अ व्हाइल, गुड मॉर्निंग। हेलो, वेलकम बैक। अच्छा, विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम लगातार अपने तीनों मैचेस हार चुकी है और आखिरी शिकस्त जो थी वो उसे बांग्लादेश के हाथों 23 रन्स से हुई। कौमी टीम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। अब कोई फार्मूला इज नॉट गोइंग टू वर्क कि कोई जीते या कोई हारे। भी ऐसे लम्हात आए जिनमें लगा कि पाकिस्तान वुमेन टीम की पोजीशन अच्छी है, लेकिन फिर यकायक बाजी पलट जाती है और खासतौर पर हमारी बैटिंग लाइन एकदम कोलैप्स होती है। बांग्लादेश की तरफ से बनाया गया 124 रन का हदफ कोई बड़ा हदफ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। में एक वक्त पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेटों पर 70 रन था and it seemed like it would work out for us और हमें मैच जीत जाएंगे, लेकिन फिर माशाल्लाह पाकिस्तान की विकेटें गिरने लगीं और गिरती ही चली गईं और कौमी टीम ने 35 गेंदों पर 14 रन पर कितनी विकेटें गिराई? 6 विकेटें गंवा दी और पाकिस्तान टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 100 रन ही बना सकी। और पाकिस्तान विमेंस ने इस पूरे इवेंट पे इंतहाई मायूस कुन एक्चुअली कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हम इसलिए भी ये कह रहे हैं बिकॉज हम कंपेयर कर रहे हैं टू हाउ दे वर बिफोर द टूर्नामेंट। दे वर डूइंग ओके, इट वाज ऑल राइट, लेकिन ये टूर्नामेंट्स होते ही इसीलिए हैं, दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दैट कम टू प्ले वो टीम्स जो हैं और हमें वो स्ट्रेंथ जो है वो बाकी टीमों में नज़र आ रही है एंड वी हैव टू वर्क हार्डर। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल भाई और सिकंदर बख्श ने भी ज्वाइन किया है। सोहेल भाई, लाहौर में PCB हेडक्वार्टर्स में क्या सेंस है? मतलब हमारी ये परफॉर्मेंस ज़ाहिर है हमें था कि हम जीत तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम इतना बुरा भी नहीं करेंगे। सो व्हाट चेंजेस वर मेड? क्योंकि कुछ उसमें भी बात हो रही है ना कि ज़ाहिर है कुछ स्टाफ की तब्दीली भी हुई जिसका असर भी पड़ा। अब्दुल्ला रहमा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला रहमा, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस जब श्रीलंका में वनडे टूर्नामेंट हुआ था, ICC का वर्ल्ड कप हुआ था और मैं आप ही के प्रोग्राम के साथ था और तब भी पाकिस्तान टीम को मुसलसल शिकस्त हुई थी और पाकिस्तान टीम नॉकआउट मरहले से बाहर हुई थी और तब भी मैंने आपको एक ही चीज़ कही थी कि अब एक मरतबा फिर ओवरहॉलिंग होगी और जो कोचिंग स्टाफ है उसको तब्दील किया जाएगा, कोचेस नए लाए जाएंगे, प्लेयर्स यही रहेंगी। मैं भी कल ही देख रहा था इस चीज को कि 2023 से लेके अब तक प्लेयर्स 1-2 चेंज होते रहे, बाकी 2024 का T20 वर्ल्ड कप इन्हीं लड़कियों ने खेला, 2025 में जो वनडे टूर्नामेंट होता है इन्हीं लड़कियों ने खेला, 2026 का अगर कोई चेंज हुई है तो वो मैनेजमेंट में तब्दीली हुई है, कोचेस तब्दील होते रहे हैं 2019 से लेके अब तक। देखें आप, सभी अजहर, मंसूर राना, बासत अली, अब वहाब रियाज है, मोहम्मद वसीम है, इकबाल इमाम है, माकुल कोल्स हैं, डेविड हैम्प हैं,
इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोचेस तब्दील होते रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कोचेस का कसूर है। ये 10-10 एवरेज वाली जो लड़कियां अभी खेल रही हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। हम फिर वही बात करेंगे कि जब फिर दोबारा वापस आएंगे, लड़कियां जो उनका माइंड सेट है वो यही है कि हमें आप एक सीरीज से निकाल देंगे, 2 सीरीज से निकाल देंगे, पीछे बैकअप नहीं है, हम इन्हें खेलने। और ऐसा होता आया है। अब आप पिछले दिनों में, आप पिछले 2-3 सालों में निकाल के देख लें, एक लड़की बाहर बैठती है, दूसरी अंदर आ जाती है, फिर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो वो 1-2 सीरीज की सैक्रिफाइस होती है, वो वापस आ जाती है, मैनेजमेंट तब्दील होती है। होना अब ये चाहिए कि अब पाकिस्तान अंडर 19 की टीम जो है वो सीरीज खेलेगी। पहली मरतबा साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है पाकिस्तान जुलाई के महीने में, और तमाम के तमाम मैचेस कराची में खेले जाने हैं। इसके बाद जुलाई के एंड में पाकिस्तान सीनियर टीम ने टूर करना है श्रीलंका का। अब पाकिस्तान के लिए ये स्टेप लेने की जरूरत है। ये वक्त है कि इन जो प्लेयर्स हैं, 4-5 प्लेयर्स ऐसी हैं जो 10-10, 15-15 की एवरेज से पिछले 6-6, 7 साल से खेल रही हैं, उन लड़कियों को इमर्जिंग प्लेयर्स और अंडर 19 के साथ सैक्रिफाइस किया जाए। अगर इन लड़कियों ने 120 रन करके नहीं देने, इन लड़कियों में 12-12 साल से गेम अवेयरनेस नहीं आनी, स्किल्स नहीं आनी। कहते हैं ना 120 रन, हम एक की बात नहीं कर रहे, हम सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिल मिला के 120 रन कर लेंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा सिकंदर, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन दे दें। जब मेंस टीम होती है, हम वो स्टार पावर की बात करते हैं, हाउ दे कैन द स्टार्स ऑफ द टीम वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं मैनेजमेंट को भी, डिसीजंस को भी, जिसको चाहिए होता है, जिसको नहीं चाहिए होता है, मतलब उनका फिर भी एक इन्फ्लुएंस होता है। हमारी लड़कियों की टीमों में कोई स्टार्स नहीं है, या फिर लड़कियों को जो बताया जाता है कि इसी तरह ही है और यही ऑर्डर है। मतलब फातिमा सना को हमने उस दिन बात की थी 8वें नंबर पे आते हुए, और फिर व्हेन वी वन द टॉस, ये बांग्लादेश वाले मैच में, और फातिमा सना से ये पूछा गया कि अब आपका क्या नंबर चेंज हो जाएगा, और उसने कहा लेट्स सी, जो कि बाय द वे बात मुझे अच्छी लगी, फ्रैंकली उसके भी मेरे रीजंस हैं। बट स्टार पावर की बात हो रही है, देयर इज नन इन पाकिस्तान वुमेन्स टीम, या फिर देयर इज सम कि उसकी वजह से ये तो वहीं रहते हैं लेकिन पूरी मैनेजमेंट तब्दील होती रहती है। यार देखो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं खवातीन की क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करता। कर लेना अब तो, मतलब अब तो कर रहे हैं, अब तो आप कर रहे हैं, आफ्टर ऑल ये वर्ल्ड कप है। 3-4 मैचों ने, इन 3-4 मैचों को देखने के बाद, और अभी जो सुहेल इमरान ने जो बात की है कि लड़कियां 10 साल से खेल रही हैं, तो क्या 10 साल से टीम में रहने के बावजूद इनको फील्डिंग नहीं आती, इनको यही नहीं पता कि डाइव स्लाइड कैसे करते हैं, इनको ये नहीं पता कि क्रिकेट बैटिंग कैसी होती है। तो मैं तो शॉक हो गया हूँ। आई थॉट कि ये सारी बच्चियां नई आई हैं, एक नई इंडक्शन हुई है। फिर मैंने जाके उम्रें देखी, तो उम्रें 34 साल भी हैं, 33 साल भी हैं। देखिए, मैं उम्र की क्यों बात करता हूँ, सब लोग मुझसे कहेंगे यार हम हमेशा आकर उम्र की जिक्र करते हैं। जो स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं, उसकी एक उम्र होती है 28 से, मैंने जितनी स्टडी की है स्पोर्ट्स की और फिजिकल फिटनेस वगैरह की, 28-29 साल तक वो अपने आप को, जो आपका जोश होता है उसके साथ लेके चलते। उसके बाद डिक्लाइन शुरू होता है स्पोर्ट्स का, ठीक है। जब डिक्लाइन शुरू होता है तो आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, आप कमजोर पड़ने लगते हैं। उसमें आपको सुपर किस्म की सुपर फिटनेस करनी पड़ती है और अपने आप को फिट रखना पड़ता है। अगर आपकी टीम में 34 साल की लड़की है और कुछ भी नहीं कर रही, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 40 साल का लड़का क्यों, लोग कहते हैं आप उम्र की बात करते हो, उम्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्समैन के पैरों में जान होनी चाहिए। एक टीम, अच्छा एक टीम को आप ये देखिए कि मैंने याद ही नहीं, आपका सवाल क्या था कि पाकिस्तान की जो पहला मैच इंडिया से था 53 पे वो 9 आउट हुए, फिर दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका के 50 रन पे 8 आउट हुए, कल वो 42 रन पे उनके 7 खिलाड़ी लड़कियों के आउट। इसका मतलब है बैटिंग तो है ही नहीं। आप जब रन करके देंगे तो बॉलर्स आपको आउट करके देंगे ना, आपको क्या वो 100 रन के ऊपर बॉलर आउट करके देंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब है बैटिंग तो खत्म हो गई आपकी। अब दूसरी चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि सिस्टम लड़कों का भी कुछ नहीं है। लड़कों का सिस्टम ये है कि T20 का टूर्नामेंट होता है और सेमीफाइनल खत्म हो जाते हैं और 3 महीने के बाद फाइनल होता है। नकवी साहब, दुनिया में कहीं नहीं होता कि ऐसा सिस्टम क्रिएट हो कि टूर्नामेंट आधा खत्म हो जाए आधा बाद में हो। इसका मतलब है कि पीसीबी नहीं सही चल रहा। पीसीबी में कोई सिस्टम नहीं है। आई एम वेरी 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 सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, बुरा लगेगा आपको। पीसीबी में कोई सिस्टम नहीं है। अंडर 19 का टूर्नामेंट हुआ 3 दिन वाला, 1 राउंड हुआ, सुहेल इमरान को पता होगा, इसके बाद नहीं हुआ। क्यों?
ये पाकिस्तान की क्रिकेट का सिस्टम हमने चलाया। अच्छा, हमने सोहेल आपसे पूछना है, अभी आपने लड़कियों की बात की कि आपने कितने दर्जनों ना आधा दर्जन तो आपने गिनवा दिए जो नाम तब्दील हुए, लेकिन ज़ाहिर टीम वही रही। सो इसकी क्या साइंस है या इसकी क्या वजह है? बिकॉज वी डू नॉट हैव अ बैकअप। क्या हमारे पास टैलेंट पूल में कोई मौजूद नहीं है, या फिर हम प्लेयर पावर की जो बात कर रहे थे इससे पहले, इनकी ये मतलब इनकी रूट्स इतनी स्ट्रांग हैं कि इनको यहाँ से कोई हिला नहीं सकता, और यही लड़कियाँ 10-10 साल से खेल रही हैं और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और स्टाफ तब्दील हो रहा है। ये कैसे हो रहा है सोहेल? अब्दुल्ला हुमा, आपको एक चीज मैं बताऊं, आप कह रहे थे आधे दर्जन से ज्यादा ये जो कोचेज हैं, ये मैंने उन कोचेज की बात की है जो हेड कोचेज है। इनके साथ जो 4-5 लोगों का स्टाफ है वो भी घर जाता है। तो ये लोग जो हैं ये लगभग 40 से ज्यादा हो चुके हुए हैं। ये लड़कियां 12, 14, 15, 16 जो हैं ये वहीं की वहीं हैं। ये बड़ा सेंसिटिव एक मौजू है, क्योंकि विमेन क्रिकेटर्स के ऊपर और विमेन जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर आप खुल के क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मैं अपना मेरा जाती इंफरादी ये वाला एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि जब कभी भी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं तनकीद की है तो उनका एक ऐसे ट्रोलिंग करना शुरू कर दी जाती है कि आपको खुद से भी जो है वो एक डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं मैंने खवातीन के खिलाफ या उनके जो राइट्स हैं उनके ऊपर उंगली तो नहीं उठाना शुरू कर दी। इसलिए हम लोग जो हैं वो खुद के उनके ऊपर तनकीद भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लेयर्स जो हैं, ये जो विमेन टीम है, इसमें ज्यादा सियासत है मेंस क्रिकेट टीम के हवाले से। इन लड़कियों को पता है कि आज हमें ग्रुप बने हुए इन लोगों के 2016-17 से मैं बड़े माइन्यूटली इन लोगों को देखता रहा हूँ। अब वो कुछ कमेंटेटर्स बन गई हुई हैं, कुछ तो इसमें फिर ये एलिमेंट भी है, कुछ खेल भी हैं। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ ऑन स्क्रीन के इन लड़कियों में सियासत ज्यादा है। इसको आप पावर पॉलिटिक्स तो तब आए ना, पावर तो तब आए, पावर जो है वो तब है जब इनके पास इतना कैलिबर हो। लेकिन इन लड़कियों को ये पता है कि हमारे पीछे नहीं है। ये इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं सोहेल इमरान, आपकी कहने का मतलब ये कैलिबर कम है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है, हमें ऐसा ही तासुर मिल रहा है। इसमें ये एलिमेंट भी डाल दें, बिकॉज ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो हमारे सामने है कि जो कैप्टन है फातिमा साना, शी इज़ वेरी यंग एंड रिलेटिवली, मतलब कहीं वो इस पॉलिटिक्स का शिकार तो नहीं हो रही और उनकी इतनी से नहीं है। मतलब हम ये डायनामिक समझना चाह रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी अच्छी भी रही है। हाँ, प्रॉब्ली अ फ्यू गर्ल्स नो कि जी हम तो जो मर्जी कर लें, हमने तो कहीं नहीं जाना। अब्दुल्ला, ये भी तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है कोचिंग स्टाफ जो है, जो वहाब रियाज हैं, या उनके तरीकाकार से लड़कियों को इख्तलाफ हो और वो ना खेल रही हो, जिनको ये डर हो कि हमने कल परसों निकल जाना है। इसी वजह से मैं जोर दे रहा हूँ कि अंडर-19 टीम साउथ अफ्रीका की आ रही है, खुदारा उससे फायदा उठाएं। उसमें उसकी जो परफॉर्मर्स हैं उनको आइंदा माह जो जुलाई में आपने अपनी सीनियर टीम को श्रीलंका लेकर जाना है उसमें इन्वॉल्व करें, उसमें शामिल करें। ये जो 4, 5, 10, 12 की एवरेज की बुनियाद के ऊपर खेलती हुई आ रही हैं, उनको पता चले हम घर बैठ सकते हैं, या उनको कहें कि आप रिटायरमेंट अनाउंस करें, आपको नहीं लेना। ये आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है जो विमेन T20 चला रहा है, बहुत ज्यादा स्किल्स है, बहुत ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो बासलाहियत हैं, जो आ सकती हैं, उनको मौका मिलने की जरूरत है। तो खुदारा ये अंडर-19 टीम जो आ रही है साउथ अफ्रीका की, इससे फायदा उठाएं, श्रीलंका टीम लेके जाएं और अगले 2028 जो कि पाकिस्तान ने खुद मेजबानी करना है, अपने होम ग्राउंड के ऊपर करना है, पहली मरतबा ICC विमेन्स T20 की कप्तानी मेजबानी करना है, उसके लिए खुदारा अच्छी टीम तैयार करें ताकि अपने होम ग्राउंड के, अपने शायकीन के सामने विमेन क्रिकेटर्स अच्छा खेल सके। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, होपफुली ऐसा ही हो। और सिकंदर, यू थिंक दैट वुड एक्चुअली मेक अ डिफरेंस अगर ये करें और प्रिपरेशन करें? ये पॉलिटिक्स वाली जो बात की है, पावर पॉलिटिक्स, ये हमें बड़ी कंसर्निंग लग रही है। एंड आल्सो स्किल सेट का आपने क्या कंपैरिजन किया बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम को कंपेयर करने? देखिए, बांग्लादेश के वो हमारे दरमियान मैं सुन रहा था उस पर टीवी पे 21 मैच हुए थे, उसमें से बांग्लादेश 4 जीता है, उसमें ये भी शामिल था या 5वां था शायद। तो मतलब हमने हमेशा बांग्लादेश में रहा, मतलब बाद में आके बांग्लादेश ने हमें इधर आके पकड़ लिया। जो सियासत की बात हो रही है, मैं 2003 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम के साथ था, उधर 3 ग्रुप बने हुए थे। आप यकीन करें, 3 ग्रुप बने थे, मैं लड़कों के नाम नहीं लूंगा। एक कमरे में उस लड़के के 4 लड़के बैठे होते थे एक कमरे में, और मैं देख रहा था और मुझे पता चल गया था, इसलिए कि एक लड़का बाद में आया, उसने आके कह दिया मैं कप्तान बनने वाला हूँ, सारे लड़के इतर बितर हो गए। तो ये जो ग्रुपिंग आप कह रहे हैं, देखिए इसका सारा कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होता है। मैं किसी इस क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, जब ऑल टुगेदर जब भी जितने भी लोग आए उनका होता है। भाई पैसे तो क्रिकेट बोर्ड देता है ना, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। मैं जियो पे काम करता हूँ, क्या मैं अपनी मर्जी से चीजें करूंगा?
मेरे पर सबकी नजरें होती है ना, मुझे बुलाकर कहा जाता है आप सीधे हो जाए, अब ये हो जाए, अब आप कोई बात नहीं कर सकते, इस पे मौजू पे बात ना करें, इस मौजू पे। क्या क्रिकेट बोर्ड में कोई कुछ कहता ही नहीं? इनकी सुहेल इमरान की बातों से मुझे यही लग रहा है। और जो बहुत ही सेंसिटिव ये है लड़कियों की जो कोचिंग है या है, मैंने सुना एक दो लड़कियों ने कुछ ऐसी कंप्लेंट्स भी कर दी थी, तो लड़के डरते हैं वहां पर, तो जो कोचेज हैं वो घबराए हुए रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो, सोहेल इमरान से मैं पूछूंगा कि आप बेहतर नहीं है कि ये आप अलग से पूछ लीजिएगा, आप अलग से पूछ लीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी अनदर टॉपिक, लड़कियों को होना चाहिए। हाँ, अच्छा, बाय द वे कोचिंग स्टाफ वुमेन का एक्सपीरियंस भी हमने देखा है मुल्तान सुल्तान के वक्त, आपको याद है ना? सो वी हैव सीन दैट एज वेल। अच्छा जी, सिकंदर, thank you, that's all the time we have, and Sohail Imran, thank you, but pretty much our girls are a tournament, वो तो हो गया। सिक्कू ने अपना केस जरूर रख दिया दुनिया के सामने। होता है as always। Good morning, stay with us। अच्छा जी, फॉलो अप कर रहे हैं एक और ख़बर का जो कुछ महीने पहले हुआ था, एंड देन वी वांटेड कि इसके बारे में कुछ हो। कराची पुलिस ने राशिद मिन्हास रोड पर, अच्छा ये वो नहीं है, ये लदा है, क्योंकि ये होती रहती हैं चीज़ें, हरासमेंट की बात हो रही है। राशिद मिन्हास रोड पर बस में मौजूद ख़वातीन को देखकर नाजेबा हरकत करने वाले मोटरसाइकिल सवार शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। थैंक यू, ये बात है, वरना अक्सर ये भाग जाते होते हैं और फिर पता नहीं चलता कि किधर गए। तो मुलजिम ने जी घटिया हरकतें करने का एतराफ़ भी किया है, और फिर एक वीडियो भी उसने, एक बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया कि यस ही वाज एक्चुअली डूइंग दैट। और पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त जो है वो हो गई है, एंड ही वाज 45 ईयर्स ओल्ड। और मैं कहूँगा बड़ी बहादुर हैं वो बच्चियाँ या ख़वातीन जिन्होंने इसकी वीडियो बनाई। They did not get intimidated। और अच्छा, ये जो हमने बात का स्टार्ट किया था, आई वॉज मिस्टेकन, क्योंकि ऐसी हरकतें हो रही हैं पहले भी, ख़ास तौर पे कोई बच्चियां किसी कोस्टर में, किसी वैन में, किसी बस में कहीं इधर उधर जा रही होती हैं, रक्शे में, और फिर कुछ लड़के या कुछ लोग ये हरकतें करके गायब भी हो जाते हैं। वी हैव सीन दैट इन द पास्ट, बट गुड दैट दिस वन वाज कॉट। कमर अली मस्तूई हमारे साथ ही, उनसे मालूम करते हैं। कमर, ये बता दीजिए कि एक तो ये एग्जैक्टली कब हुआ था वाक़या, फिर ये पुलिस ने कैसे केस सॉल्व किया, क्योंकि इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं लेकिन नई सुराग लगा सके थे, ये पकड़ा गया? जी, पुलिस का कहना है कि ये वाक़या 19 जून को पेश आया था। मुलजिम अरसलान ने राशिद मिन्हास रोड से गुजरते हुए नाजेबा हरकत की थी, जिसकी वीडियो शेरियों ने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मुलजिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस केस पर काम शुरू किया, और पुलिस ने जो है वो इस केस पर काम शुरू करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी थी। अच्छा, तो पुलिस इसकी तरफ कैसे इसको अरेस्ट किया? क्योंकि इस शख्स ने, जिसने ये हरकत की है, उसने मास्क पहन रखा था, और कराची की ज़्यादातर मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं उसकी नंबर प्लेट भी नज़र नहीं आ रही थी, तो पुलिस ने किस तरह मैनेज किया? जी बिल्कुल, गिरफ्तार मुलजिम अरसलान ने जो है वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बाकायदा मनसूबा बंदी की थी। ये हरकत करने से पहले मुलजिम ने मास्क पहना, और उसके साथ साथ अपनी मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट है वो भी छुपा दी थी। जो ही इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो पुलिस ने मुलजिम की तस्वीर जो है वो अपने जो इन्फॉर्मर्स हैं, जो पुलिस का अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है हर इलाके में, पुलिस ने मुलजिम की तस्वीर अपने इन्फॉर्मर्स को दी, और मुलजिम जिस इलाके में दाखिल हुआ, राशिद मिन्हास रोड से वो गुजरा था, फिर पुलिस ने मुख्तलिफ CCTV चेक की, तो मुलजिम जो है वो राशिद मिन्हास रोड से फेडरल के एरिया के इलाके में दाखिल हुआ। मुलजिम को पुलिस ने जो है वो इंटेलिजेंस इतला की बुनियाद पर जो है वो गिरफ्तार किया। जोहराबाद के इलाके से जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम जोहराबाद का रिहायशी है। पुलिस ने मुलजिम के घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार करके जोहराबाद थाने मुंतकिल किया, और उसके खिलाफ जोहराबाद थाने में मुकदमा भी दर्ज कर दिया। अच्छा, अब एक वीडियो आई थी उसकी जिसमें वो माफिया मांग रहा है, और जाहिर है ये काफ़ी नहीं है, तो पुलिस मजीद इस केस को किस तरह आगे बढ़ाने का इरादा रखती है, क्योंकि प्रॉब्लम मुद्दा ही तो कोई होगा नहीं इसका, या है कोई? मतलब कुछ सजा तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने मुलजिम का वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें मुलजिम ये एतराफ़ कर रहा है कि उसने ये लाजवाब हरकत की है। उस वीडियो में वो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन
इस माफ़ी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करते हुए मुलजिम के खिलाफ जोहराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम असलान जो कि जोहराबाद का रिहायशी है, उसके खिलाफ जो है वो तफ्तीशी हुकाम ने तफ्तीश शुरू कर दी है। राशि निवास रोड पर जिस जगह पर मुलजिम ने हरकत की वहाँ की CCTV फुटेजेस भी हासिल की जा रही है। अब मुलजिम के खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा और पुलिस का कहना है कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए तमाम तर शवाहिद जो है हासिल किए जाए। कमर अली मुस्तोई, थैंक यू वेरी मच। मतलब ये खुशी की बात है कि 1 पर्सन एक इंसिडेंट जिसमें बंदा जो है वो पकड़ा गया है, वरना कितने इंसिडेंट्स हुए इन द पास्ट जिसमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ गायब हो जाते हैं इतनी मेजर चीज़ें करके। अच्छा जी, अभी एक ट्रिब्यूट देना है हमने, दे दें, बिल्कुल टाइम कम है। हम याद करेंगे अमजद साबरी साहब को, मशहूर कव्वाल जिन्हें शहीद किया गया ड्यूरिंग रमज़ान, और 10वीं बरसी 10 साल पहले की बात है। इट्स बीन 10 years, लेकिन आज भी वो अपनी मोहब्बत और अपनी आवाज़ और अपने काम की वजह से लोगों के दिलों में बसते हैं। तो उसको रोकना गुनाह लगता है, मतलब यू रियली वांट टू लिसन टू द एंटायर थिंग। इन एनी केस दैट्स ऑल द टाइम वी हैव एंड वी वांटेड टू गिव दिस ट्रिब्यूट। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।